वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को, और उसी में आज के लिए फिर से आपके लिए एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम पेडागोजी के साइंस के 100 क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे। देखिए, जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं, उनके पास क्वेश्चन विद आंसर्स टिक हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके लिए क्विक रिविज़न है। क्विक रिविज़न इतना मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं पेडागोजी के, और आप बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी से भी 10 क्वेश्चन आपके आने हैं। इससे पहले भी हमने 5 क्लासेस की थी पेडागोजी की। 5 मैराथन में हमने 22-23 के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे। लेकिन आज की क्लास में हम और पीछे वाले क्वेश्चन जो हैं 2021 में जो बने हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन का आपके लिए एज अ रिवीजन है। बहुत ही कम टाइम में आप ये जो है सारा रिवीजन यहाँ से कर लेंगे, तो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको अगर रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, साइंस में बेहतरीन स्कोर अभी भी करना चाहते हैं, और आपको नोट्स सारे PYQ जो मैंने मैराथन कराई थी NCERT की, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टॉपिक सीरीज़ जो है वो मिल जाएगी आपको, सारी PDF उनकी मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिंपल 120 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे, और उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरी जो व्हाट्सएप है 9411662115, इस पर आप मेरे को मैसेज करेंगे, और आपको जो नोट्स हैं, सारे PYQ हैं, टॉपिक सीरीज़ है, NCERT की शॉर्ट समरी वाली PDF है, और लास्ट में जो अभी की पॉइंट्स की PDF आएंगी, वो सब जो देखिए जो PDF इंपॉर्टेंट है वो मैं भेज दूंगी, जिनके बारे में बोलूंगी वो PDF आपको मिलेंगी। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपके पास है प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने आपको दे दिए हैं विद आंसर्स, तो उन्हीं का रिवीजन करना है। ये उन्हीं के क्वेश्चन है, ये क्विक रिवीजन है आपके लिए लास्ट टाइम में, क्योंकि वीडियो के थ्रू रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग ऑफ टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। अपनी विज्ञान की कक्षा में विषय पढ़ा रहे हैं हम ऊष्मा और तापमान के शिक्षण में अन्वेषण अधिगम का उपयोग करते हुए योजना का हमें सही क्रम यहाँ पर बनाना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप सोचेंगे क्या आंसर होगा, फिर उसके बाद आप अपना आंसर जो है यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, जब भी इंक्वायरी अप्रोच की बात आती है तो सबसे पहले हम बच्चों को एक्सप्लोर, चीज़ें बच्चे खुद से करते हैं इंक्वायरी में, वो खुद से जांच पड़ताल करेंगे चीज़ों की, फिर जाके हम लास्ट में कहीं कंक्लूजन पर बोल जाते हैं। तो बी सबसे पहले आ जाना है। और यहाँ पर हमें जब हम ए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्फर लिखा है, इन्फ्रेंस मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष जो है वो बाद में निकलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, कि सबसे पहले बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा गया, उसके बाद रिलेशनशिप बताने के लिए कहा गया, और बाद में जाकर कुछ निष्कर्ष निकालने को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड, फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन साइंस क्लासरूम अमंग स्टूडेंट अ टीचर कैन डू ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय इसके। फिर से वीडियो पॉज करें और देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए, एनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम आंसर इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, ये कभी भी बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, उसका पोषण नहीं करेगा, क्योंकि साइंस क्या है, वो तो खुली सोच है, ओपन एंडेड डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ मल्टीपल आंसर होते हैं। तो उसमें हम ऐसी बच्चे को एनकरेज नहीं करेंगे कि जिसमें बच्चा जो है सीमित आंसर दे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो सीमित तरीके में है वहाँ पर आंसर दे। तो ये यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड जो आपका एग्जाम में बना, which of the following step would precede the rest in an inquiry oriented class in which image formation in plane mirror is being introduced in class 7th। एक जांच आधारित कक्षा 7 में जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया का हमें परिचय देना है, तो कौन सा चरण यहाँ पर सबसे पहले आएगा। वीडियो पॉज करें, देखिए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इंक्वायरी अप्रोच में मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बच्चों को कुछ चीज़ें करनी होती हैं, और जब हम बच्चों को इंक्वायरी अप्रोच में चीज़ें करा रहे होते हैं तो उनको टॉपिक के बारे में ना बताकर आसपास की चीज़ों से रिलेट करते हुए टॉपिक तक लेकर जाते हैं, और फिर बाद में जो है टीचर कुछ बताएगा, एक्सप्लेनेशन करेगा लास्ट में, या किसी निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बच्चों से कहा गया कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर जाएं, अलग अलग पोजीशन पर रखें मिरर के फ्रंट में, और ऑब्जर्व करें अपनी इमेज। छात्र दर्पण के सम्मुख जाएं,
और विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को वहाँ पर रख के देखें और अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करें, तब जाकर उनको जो है प्लेन मिरर से रिलेटेड जो है चीज़ें समझ में आएंगी। वो देखेंगे क्या कि उनकी इमेज जो है वो बिल्कुल इरेक्ट बन रही है, इमेज जो है मिरर के पीछे ही बननी है, वर्चुअल बन रही है, इमेज जो है वस्तु के साइज के बराबर बन रही है। इमेज में क्या हो जाता है, जो अगर कोई अक्षर अगर वो लेकर जा रहे हैं तो अक्षर जो है बदल जा रहे हैं, तो वहाँ पर लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर उनको वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो पहला स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अ टीचर विशेज टू अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरियस वे टू कंजर्व एनर्जी इन अ स्कूल। तो यहाँ पर पहला स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में क्या होगा ये हमको बताना है। विद्यालय में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए अपने विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका समस्या समाधान रणनीति का प्रयोग करती है। तो समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होगा ये यहाँ पर बताना है। वीडियो पॉज करें, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। देखिए जो आंसर है बिल्कुल ऑफिशियल जो आपके की आई थी, आंसर की आई थी, उसको ही ध्यान में रखकर सारे आंसर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सॉरी आंसर जो है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वन है। देखिए जैसे मैं कंफ्यूज हो गई कि सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में आइडेंटिफाइंग आ जाता है, तो बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर लगा देंगे, बट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर वन है। क्यों आंसर ऑप्शन नंबर वन है? देखिए एनर्जी को कंजर्व करना है। जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एनर्जी जो है वो हमको कंजर्व करनी है। तो इस केस में सबसे पहले हमें डेटा ही कलेक्ट करना होगा अबाउट एनर्जी यूसेज, ऊर्जा उपयोग संबंधित आंकड़े एकत्रित करने होंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो कहाँ कहाँ जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। आइडेंटिफाइंग वेस्टफुल प्रैक्टिसेस, अपव्यय व्यवहारों की पहचान करना वो बाद में होगी। जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उसके बाद हम वेस्टफुल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर वन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ टीचर आस्क द फ्लोइंग क्वेश्चन व्हाइल इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन एन इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी। फिर से इन्वेस्टिगेटरी एक्टिविटी है, वो भी किस पर? जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब यहाँ पर टीचर ने दो तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनको ध्यान में रखकर कौन से प्रोसेस स्किल जो है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से डेवलप करना चाहती है, कौन से कौशल जो हैं वो यहाँ पर विकसित होंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं टीचर ने। हाउ मच डू दे ग्रो इफ यू डबल द अमाउंट ऑफ वाटर। यदि हम जल की मात्रा दुगनी कर देंगे तो ये जो पौधे ये जो हमारे बीज हैं वो कितनी जल्दी ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर टीचर ने अमाउंट डबल करने को कहा। जब भी किसी चीज़ को डबल ट्रिपल या कुछ वैल्यू की बात आ जाती है तो वहाँ पर बच्चे के अंदर जो है वो हम कंट्रोलिंग वेरिएबल, चर नियंत्रण जो है वो करना चाहते हैं। हम बच्चे को बताना चाहते हैं कि चीज़ों को किस तरह से डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, या अगर हम उनको ज़्यादा डाल देंगे तो क्या नुकसान होगा। तो वहाँ पर चर नियंत्रण करना जो है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से डेवलप करना चाहती है टीचर। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया, हाउ मच आर दे ग्रोइंग एवरी वीक। प्रति सप्ताह वह कितने बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे बच्चे क्या कि पूरा सप्ताह उन्होंने चेक किया होगा कि जो पेड़ है, जो जर्मिनेशन हुआ है बीजों का, वो कैसे पौधे में बदल रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और कंट्रोलिंग वेरिएबल, इसी को ध्यान में रखते जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ जो आपका एग्जाम में बना, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का यहाँ पर हमें चुनाव करना है। यहाँ पर हमें एक असर्शन दिया है, अभिकथन जो है वो क्या दिया है कि एक जो टीचर है शुड टीच ईच साइंस कॉन्सेप्ट एज्यूमिंग स्टूडेंट नो नथिंग। देखिए विज्ञान में ऐसा नहीं होता। विज्ञान में हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को चीज़ें पता हैं अपने आसपास की और उन्हीं से रिलेट करते हुए बच्चे को हम टॉपिक तक लेकर जाते हैं। तो हमें टीचर को कभी भी ये एज्यूम नहीं करना होता कि बच्चे को कुछ नहीं पता है। तो ये जो अभिकथन है यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो हमें पढ़ाना होता है वो यही ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है कि बच्चे को आसपास की चीज़ों की नॉलेज है। साइंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विद नो क्लियर इंटरकनेक्शन विद साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। विज्ञान एक अमूर्त विषय है जिसका वैज्ञानिक संकल्पनाओं से कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता। वैज्ञानिक संकल्पनाओं से पूरा एक संबंध होता है, तभी तो चीज़ें समझाई जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ जो एग्जाम में बना, आस्किंग क्वेश्चन सच एज कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंड अ बेटर वे ऑफ ट्राइंग आउट द आइडियाज आफ्टर एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट।
हेल्प स्टूडेंट टू। एक अनुसंधानात्मक परियोजना के बाद ऐसा प्रश्न पूछा जाना, क्या आप अपनी अवधारणाओं के पूर्व परीक्षण के लिए विभिन्न एवं बेहतर मार्ग सोच सकते हैं? विद्यार्थियों को मदद कर सकता है किसमें, बताइए पॉज करके वीडियो। क्या यहाँ पर आंसर होगा? देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कम्युनिकेशन, ऑब्जर्व, हाइपोथेसिस, ये चीज़ें तो बच्चे कर ही नहीं रहे। यहाँ पर बच्चों ने कुछ कार्य कर लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद टीचर ने ये पूछा क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता था इसको करने के लिए, तो बच्चों ने वहाँ खुद से गहन चिंतन करा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, जो गहन चिंतन है वो वहाँ पर उन्होंने करा। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट, क्रिटिकली जो अनुचिंतन है वहाँ पर उन्होंने वो सेल्फ से करा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम में बना। अ टीचर इंट्रोड्यूस द टॉपिक साइक्लोन इन द क्लास बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन विदाउट मेंशनिंग द टॉपिक टू बी टॉट। क्लास में टीचर पढ़ाना चाहती है भैया कौन सा टॉपिक, चक्रवात जो है वो पढ़ाना चाहती है, और उसने टॉपिक का नाम जो है वो क्लास में नहीं बताया, बट उसने क्लास में आके क्या कहा, हैव यू हेयर्ड अबाउट हैवी रेन इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इन 2021, हैज एनी वन ऑफ यू हियर्ड द टर्म यास, क्योंकि उसका नाम यास था साइक्लोन का। व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर बिहाइंड आस्किंग दीज क्वेश्चन टू स्टूडेंट। देखिए टीचर ने टॉपिक अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन टीचर ने ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे हैं, क्योंकि वो बच्चों को टॉपिक तक ले जाना चाहती है। टू कॉन्टेक्चुअलाइज द टॉपिक, तो ऑप्शन नंबर 3 विषय को प्रासंगिक बनाना। टू कॉन्टेक्चुअलाइज द टॉपिक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर देखें, क्लास को अट्रैक्टिव नहीं बनाना, मोनोटोनी क्लास की ब्रेक नहीं करनी, जनरल नॉलेज की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक स्वभाव के जो आवश्यक घटक हैं वो हमको यहाँ पर बताने हैं। वीडियो को पॉज करें, बताएं क्या आंसर होगा। तो 2 बताने थे, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा, ए और बी। देखिए जो विज्ञान है वो ओपन माइंडेडनेस, खुली सोच पर बिल्कुल होती है, अलग अलग विचार आते हैं तभी हम चीज़ों की खोज कर पाते हैं। और स्केप्टिसिज्म, जो संशयता होती है वो साइंस में बनी रहती है। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं, तभी जाकर कुछ एक अच्छी चीज़ जो है वो निकल कर आती है। तो संशयवाद जो है वो साइंस में बना रहता है। तो ए और बी जो है वो साइंटिफिक टेम्पर को दर्शा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th जो एग्जाम में बना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का, सही वाक्य का जो है वो यहाँ पर हमें चयन करना है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, वीडियो पॉज करिए, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। साइंस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन। बिल्कुल, जो विज्ञान होता है तर्क और कल्पनाओं का ही मिश्रण है। साइंस एक प्रोसेस है, इसमें कोई प्रोडक्ट निकल कर नहीं आता, उत्पाद तो आता है। कुछ ना कुछ जो भी हम एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ करें तो उसमें कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष होगा, कुछ ना कुछ तो उत्पाद होगा। साइंस खाली एक्सपेरिमेंट के बारे में ही नहीं होता। ओनली साइंस कैन इनकलकेट वैल्यू अमंग स्टूडेंट, नहीं मोरल वगैरह, सारे सब्जेक्ट मिलकर ही बच्चे के अंदर मूल्यों का विकास करते हैं। तो हम खाली ये नहीं बोल सकते विज्ञान, तो ये तीनों गलत हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड साइंस एक्सेप्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार किसके सिवाय सभी जो है विज्ञान की परिभाषाएं हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि ये साइंस की परिभाषा नहीं है, ये साइंस का नेचर है। साइंस का नेचर क्या होता है, साइंस ऑब्जेक्टिव है और वैल्यू न्यूट्रल है। यहाँ पर साइंस की परिभाषा की बात हो रही थी, तो साइंस जो है वो सोशल एंडीवर है, एक सामाजिक उद्यम है। साइंस जो है वो एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक विस्तृत विज्ञान जो है वो ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल, साइंस इज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशल चेंज। विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है। ये सारे जो है साइंस की परिभाषा को डिफाइन करते हैं, सिवाय थर्ड ऑप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12th है, अ क्लास 6th टीचर फाइंड दैट फ्यू स्टूडेंट इन हर क्लास आर नॉट एबल टू रीड एंड हेंस आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो इस केस में टीचर को क्या करना चाहिए। कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चला कि उसकी कक्षा के कुछ छात्र जो हैं वो पढ़ पाने में असमर्थ हैं, तो और इसलिए वो विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनकी समझ जो है उनको वो अभिव्यक्त कर नहीं पाते हैं। तो इस केस में अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए इस केस में ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स से शिकायत कर दी या उनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूटर जो है वो उसको बता दिया, नहीं, यहाँ पर टीचर को समस्या का समाधान खुद से करना होगा। वो बच्चों से नहीं कहेगी कि बुक पढ़ो, वो बच्चों को कुछ स्टोरीज और साइंस का लिटरेचर जो है उनके माध्यम से, कहानी और विज्ञान के साहित्यों का प्रयोग जो है वहाँ पर करना चाहिए टीचर को। उसके माध्यम से हो सकता है बच्चों को चीज़ें समझ में आने लगें और वो साइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड अ टीचर कंसिडर वाइल प्लानिंग साइंस एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट डज द एक्टिविटीज। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक ने निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए कभी भी टीचर को ये नहीं देखना चाहिए कि हेल्प इन अराइविंग द आंसर, आंसर पर नहीं जाना है। तो क्या जब वो एक्टिविटी कोई प्लान कर रही है तो उस समय टीचर के माइंड में क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी। अपील टू स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कल्चर बैकग्राउंड, सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल, जब भी कोई एक्टिविटी अगर वो प्लान कर रहा है तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि सारे बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो उससे जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। फिर दूसरा क्या है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई साइंस कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, जब भी कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो उस एक्टिविटी में यह क्वेश्चन ध्यान में बिल्कुल रखना होगा टीचर को कि बच्चे साइंस कॉन्सेप्ट जो हैं, जो साइंस की संकल्पनाएं हैं, क्या उनको लागू कर पाएंगे। इस तरह के अवसर जो हैं वहाँ पर वो उनको प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th जो आपका एग्जाम में बना, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इन्वेस्टिगेबल होगा फॉर मिडिल स्कूल स्टूडेंट। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है वो अनुसंदेह है, वो हमको यहाँ पर बताना है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, वाई आर लेंटिक हाई इन प्रोटीन, वाई डू वी ग्रो वीक विद एज, ये पर्टिकुलर चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन से इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, जहाँ बच्चे खुद से कोई चीज़ करें। ये तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर बच्चे खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, सभी ने सोच लिया होगा, वो अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा। विच ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। भोज्य पदार्थों के जो भोज्य पदार्थ हैं यहाँ पर उनके दिए गए नमूनों में किनमें स्टार्च है। देखिए, इसमें बच्चा जो है वो खुद से एक एक्टिविटी करेगा जो एनसीईआरटी में बताई गई है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर होगी, कहीं ना कहीं जो अनुसंधान है वो यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उनको हमें पढ़ना है और उनके बेसिस पर बताना है कौन सी यहाँ पर निष्कर्ष है और कौन सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट ऑन अ वाटर, लकड़ी का जो कुंदा है वो जल में तैरता है। तो ये तो चीज़ बच्चों ने क्या करी होगी, ऑब्जर्व करी होगी, देखा होगा कि जो लकड़ी का कुंदा है वो जल में तैर रहा है। तो जो आंसर यहाँ पर होगा, बताइए क्या होगा। ये तो मैंने बता दिया, ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब इसी को ध्यान में रखकर जो आंसर है यहाँ पर वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है कि बच्चों ने पहले तो ये देखा, ऑब्जर्व करा कि चीज़ जो है वो तैर रही है। उसके बाद में उन्होंने ये जो यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि जो डेंसिटी है वुड की वो लेस है देन द वाटर, तभी तो वो तैर रही है। जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा। तो मतलब पहला जो है ऑब्जर्वेशन है, दूसरा यहाँ पर निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। यहाँ पर बताना होगा आपको क्या आंसर होगा। देखिए, कॉलम 1 में जो है साइंस टीचिंग के कुछ ओरिएंटेशन दिए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया है हिंदी में। देखिए यहाँ पर ये है, विज्ञान शिक्षण अभिविन्यास दिए हैं और उनका वर्णन दिया है। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर अब हमको बताना है क्या आंसर होगा। वीडियो को पॉज करें, सोचें क्या यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सबसे पहले ओपन इंक्वायरी पर आ जाइए, इससे आप पहचानेंगे। देखिए, ओपन इंक्वायरी में बच्चे फ्री एक्सप्लोरेशन करते हैं, खुद से फ्री एक्सप्लोरेशन बाय स्टूडेंट यूजिंग सेल्फ डिवाइस्ड मेथड। टीचर यहाँ पर फैसिलिटेट करता है बट वहाँ पर उनको प्रिस्क्राइब नहीं करता, चीज़ों को बताता नहीं है, बस चीज़ें दे दी जाती हैं। क्योंकि ओपन इंक्वायरी क्या है, बस से खुद से फ्री एक्सप्लोरेशन करें, खोज कर रहे हैं। तो डी का सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, डी का यहाँ पर आपका 3rd होने वाला है, जो कि हमको पहले और दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। डी यहाँ पर 3rd को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायडेक्टिक मेथड जो है इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट बाय द टीचर फॉलोड बाय इलस्ट्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए, जो डायडेक्ट मेथड है वो आप याद रखेंगे, शिक्षात्मक स्पष्टीकरण। इसमें टीचर जो है वो एक्टिव होता है। टीचर क्या करता है, चीज़ों को प्रस्तुत करता है और उनका जो निर्देशन है और प्रदर्शन है वो टीचर जो है यहाँ पर करता है, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। एक्टिव डायरेक्ट मेथड क्या होता है, वो आपका 4th हो जाएगा और जो गाइडेड मेथड हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 1st हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रही वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद से देख लीजिएगा क्योंकि डिटेल में तो ये हमने पहले भी कर रखे हैं, ये हिंदी में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 जो आपका एग्जाम में बना था। मैनी क्लास 7th स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर फाउंड टू बिलीव दैट ऑल द मेटल आर हार्ड, सॉलिड एंड सोनोरस।
व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल एडवाइस टू द टीचर इन दिस क्लास। किसी विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो कठोर, ठोस और ध्वनित होती हैं। इस कक्षा में शिक्षक को सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी। देखिए बच्चों को ये लगता है कि सभी मेटल जो होते हैं वो हार्ड हैं, सॉलिड हैं, सोरोनस हैं, तो ये उनकी गलत अवधारणा है। तो इसको किस पेडागोजिकल एडवाइस जो है वो यहाँ पर टीचर को यूज़ करनी चाहिए क्लास में, ताकि बच्चों की अवधारणा दूर हो जाए। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। जैसे मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल समझाया था, तो मैंने एक्सेप्शंस भी बताए थे। तो इंक्लूड टिपिकल एज वेल एज नॉन टिपिकल एग्जांपल व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मेटल और नॉन मेटल, तब मैंने एक्सप्लेन किया कि कुछ एक्सेप्शन मेटल में भी हैं, कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल में भी हैं। तो यहाँ पर मेटल का कॉन्सेप्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टिपिकल एज वेल एज नॉन टिपिकल एग्जाम्पल दोनों दूंगी। मैं वो भी एग्जाम्पल दूंगी कि जो सब्सटेंस हार्ड है या सॉलिड है, और मैं वो भी एग्जाम्पल दूंगी जो सब्सटेंस हार्ड नहीं है, जैसे मरकरी के बारे में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नॉन मेटल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पर बाहर हो गए। यहाँ पर हमें उसका फीचर नहीं बताना है, बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करना है। तो इस तरह की कोई चीज़ मुझको करनी होगी जिससे जो बच्चे का मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा 18 क्वेश्चन का। Which of the following item has the most potential for assessing the divergent thinking of the student? विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा सवाल यहाँ पर बताना है, कौन सा होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पर बच्चे मल्टीपल चीज़ें सोचते हैं, उसके आधारित पर टीचर को असेसमेंट करना है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सबसे सुटेबल होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। डिस्कस द पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज इफ डियर विल डिसअपीयर। देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं, जब उनसे कहा जाएगा बताइए क्या परिणाम होगा अगर सारे हिरण जो हैं वो समाप्त हो जाएं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो यहाँ पर बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे, तो वो बच्चे की थिंकिंग टीचर जान पाएगा। कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है बच्चे की, वो टीचर पहचानेगा और उसके बेसिस पर वो बच्चों का मूल्यांकन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस केस में बेस्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल गाइडेड फैक्टर फॉर डेवलपिंग साइंस टेक्स्ट बुक फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए कौन सा अनुमोदित निर्देशित कारक होगा, ये हमको बताना है। कोई एक टेक्स्ट बुक डिज़ाइन कर रहे हैं इंडिया लाइक कंट्री में, तो कौन सा यहाँ पर फैक्टर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए जो 19 का आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए हम ये माइंड में नहीं रखेंगे कि खाली जो मिडिल इनकम ग्रुप पर्टिकुलर चीज़ को नहीं होता कि हम ऐसे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल शुड बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू फैमिलीज ऑफ मिडिल क्लास ग्रुप। नहीं, इस तरह से तो भेदभाव कर दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है। देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। इस तरह की पुस्तक वहाँ पर बनानी चाहिए जिसमें बच्चों को पता चले कैसे समय के साथ विज्ञान का विकास हुआ है, कैसे समय के साथ चीज़ें बदलती चली गई हैं। इस तरह की चीज़ें बुक में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, यहाँ पर बताना है क्या आंसर होगा। एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या करा है, रिपोर्ट प्रिपेयर की है गार्डन में जाने के बाद, और उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। आई नोटिस मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्री वर विदाउट फ्लावर एंड फ्रूट। दिस में ड्यू टू हॉट समर एंड नो रेन फॉर लास्ट 2-3 मंथ। तो कौन से प्रोसेस ऑफ साइंस आर इवॉल्व इन दिस रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कौन से प्रक्रिया कौशल जो हैं वो शामिल हैं, ये हमको बताने हैं। बच्चे ने क्या अपनी किताब में लिखा है कि मैंने नोटिस किया मतलब उसने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो जो है वो तो बिल्कुल हो रही है, तो ए तो पक्का आना है, और जब ए आना है तो ये दोनों ऑप्शन होने हैं बाहर। अब बताइए क्या आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर होगा। यहाँ पर उसने पहले ऑब्जर्व किया और उसके बाद मैंने बताया कार्य के बाद, जब कार्य के बीच में जो हम कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारी परिकल्पना होती है। प्रिडिक्टिंग जो होती है वो कार्य से पहले होती है, पूर्व अनुमान, कार्य से पहले का अनुमान। अब तो उसने कार्य कर लिया, उसने नोटिस कर लिया, उसके बाद उसने अनुमान लगाया वहाँ पर, उसके बाद उसने हाइपोथेसिस की, परिकल्पना की कि अच्छा ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है और 2-3 महीने से बारिश नहीं पड़ी है, इसी वजह से इस तरह की घटना हुई है। तो यहाँ पर जो कौन से प्रोसेस इसके लिए इस रिपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो हैं आपके ऑब्जर्विंग और हाइपोथेसिस। इट मीन्स आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई मैग्नेट, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण एक निश्चयी कसौटी है। मैग्नेट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि ये एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि रिपल्शन क्या है, एक श्योर टेस्ट है टू आइडेंटिफाई करना कि वो मैग्नेट है। तो ये ना तो ऑब्जर्वेशन है, ना प्रिडिक्शन है, ना हाइपोथेसिस है, ये इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस। विज्ञान की शिक्षा पर एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान के विषय में क्या सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। चलिए पॉज कर बताइए यहाँ पर क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विज्ञान कंप्लीटली पूर्णतः ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। जब भी कंप्लीटली शब्द आ जाए, किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया जाए तो वो सही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर सही हैं। द प्रिडिक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी पावर, बिल्कुल जो यहाँ पर भविष्यवाची और समझ की क्षमता है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस के नेचर में। ये बात यहाँ पर सही हो गई है। साइंस हैज़ अ पोटेंशियल टू बी एमेंसिपेटिव और ऑपरेसिव, बेनिफिशियल और हार्मफुल। विज्ञान में स्वाधीन होने की, अवसादी होने की, लाभदायक और हानिकारक होने की क्षमता होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात होती है। बहुत सी चीज़ें जैसे साइंस से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत चीज़ें हार्मफुल भी होती है, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में वो जो बम गिराए गए थे। साइंस जो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी लाभदायक, उतनी हानिकारक भी है। ये सारी क्षमताएं साइंस में होती हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर जो है साइंस के बारे में सही व्याख्यान कर रहा है। द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमेकेशन फ्रॉम अदर फील्ड इज अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। बिल्कुल, विज्ञान जो है एक डिबेट का ही विषय है। इस पर डिबेट होती रहती है कि चीज़ें ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सारे पॉइंट जो है यहाँ पर सही व्याख्यान कर रहे हैं। ये ही यहाँ पर सत्य नहीं कि साइंस पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव और वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प का चुनाव करना है। असर्शन दिया है क्या, इंक्लूजन ऑफ सोशो साइंटिफिक इशू इन कैरिकुलम इज हेल्पफुल इन इल्यूडेटिंग द नेचर ऑफ साइंस। बिल्कुल, पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों को सम्मिलित करना विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार होता है। बिल्कुल, सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड इशू हो गया। ये सारी चीज़ें कैरिकुलम में इंक्लूड करना, सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों को इंक्लूड करना कहीं ना कहीं जो साइंस की प्रकृति है उसके बारे में उसको जानने में मददगार होता है। ये बात तो यहाँ पर सही है। रीजनिंग क्या बोलिए, इसके पीछे का कारण क्यों है कि हमें ऐसी चीज़ें क्यों करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज़ यूजफुल इन मेकिंग अ इनफॉर्मल डिसीजन इन डेली लाइफ। देखिए, ये बात यहाँ पर सही है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। ऊपर वाला जो अभी कथन दिया है कि विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने में उपयोगी है, बिल्कुल ये तो है। दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने में विज्ञान हमारी मदद करता है, लेकिन कि हम अपनी पाठ्यचर्या में सोशल साइंस को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर आंसर देंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर उसकी सही व्याख्यान नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू एसेस स्किल लर्नर इन साइंस क्लासरूम। विज्ञान की किसी कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रेषण निपुणता का मूल्यांकन करने में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती, वो हमको यहाँ पर बतानी है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्लास टेस्ट। देखिए, क्लास टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। बाकी प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप, ये साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। द मेन एडवांटेज ऑफ स्विंग ICT रिसोर्स फॉर टीचिंग द टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल कुड बी हेल्प इन। विषय परमाणु और अणु के शिक्षण के लिए ICT संसाधन का उपयोग करना मददगार हो सकता है। ICT मतलब जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्टर वगैरह या मतलब 3D प्रेजेंटेशन के थ्रू उस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हम टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो ये किस में हेल्प करेगा, यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा आपका। देखिए, यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, विजुअलाइजिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। मतलब कि जो एटम होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो ICT रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। सूक्ष्म दर्शीय परिघटनाओं की कल्पना करने में जो ICT के रिसोर्सेज हैं वो मददगार होंगे, उनका मेन एडवांटेज यहीं पर हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो एग्जाम में बना, अ डेमोक्रेटिक साइंस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट डज नॉट एंटेन। एक लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में वांछनीय नहीं है क्या, ये हमको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। शिक्षण का प्रभुत्व के टीचर की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर खुला माहौल दिया जा रहा है तो टीचर वहाँ पर
बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि ये मत करो, ऐसे मत करो, तो वो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र विज्ञान टीचिंग है उसको नहीं दर्शाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। बाकी शेयरिंग आइडियाज़ ये तो बच्चे करेंगे, तभी तो वो चीज़ें क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, है ना। रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, विविधता के लिए सम्मान, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, बिल्कुल शेयर्ड, अधिगम के प्रति साझा उत्तरदायित्व, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है। तो जो नेगेटिव पॉइंट है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। Which of the following is most desirable practice to be adopted by a teacher for introducing the topic friction। देखिए कोई टॉपिक पढ़ाना है टीचर को घर्षण, तो उसको परिचित कराने के लिए सबसे वांछनीय विधि क्या होगी। देखिए मैंने भी जब आपको फ्रिक्शन पढ़ाया था तो सबसे पहले चीज़ों को एग्जाम्पल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो और एग्जाम्पल के साथ साथ जो बच्चे की वर्तमान नॉलेज है उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को हम बताते हैं। यही हमारी इंक्वायरी अप्रोच में भी होता है कि चीज़ों को पहले एक्सप्लोर कराना है और बच्चों को आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखकर ही चीज़ों को जो है समझाना होता है। एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज, छात्रों के वर्तमान विचारों की छानबीन करना। जब भी हम कोई एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम उनको आसपास की चीज़ें जो वर्तमान में नॉलेज है उससे रिलेट करते हुए पढ़ाते। जैसे हम उनसे बोलेंगे कि आप केले के छिलके पर फिसल क्यों जाते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन, घर्षण का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आएगा। जाड़ों के समय में दरवाज़ा बहुत मुश्किल से क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ घर्षण बढ़ जाता है। तो जो उनकी वर्तमान नॉलेज है उसको हमने जांचा, उसी के आधार पर जो है हम धीरे धीरे जो टॉपिक है वो समझाएंगे। तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे बच्चे के जो वर्तमान आइडियाज़ हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जो यहाँ पर बताना है क्या आंसर होगा। साजिया आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर द रूट ऑफ ग्रास विद अदर वीड एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो कौन सा प्रोसेस स्किल इस टास्क में इवॉल्व हुआ है, ये हमको बताना है कि इस गतिविधि में कौन सा क्रिया कौशल का प्रयोग किया गया है। साजिया जो कि विद्यार्थियों से घास और अन्य खरपतवार की जड़ों की तुलना करने और जड़ के प्रकार के नाम और उनके जो बीज पाए जाने उनका अंतर लिखने को कहती है। देखिए पहले उसने क्या करा कि कंपेयर करिए रूट ऑफ ग्रास विद अदर वीड। तो कंपेयर करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मुख्यतम रूप से स्किल इवॉल्व है वो आपका ऑब्जर्विंग होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर क्लासीफाइंग भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो क्लासीफाइंग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेन प्रायोरिटी क्या है, वो बच्चों ने पहले कंपेयर करा, चीज़ों को देखा होगा, उसके बाद ही चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई किया होगा, डिफरेंशिएट किया होगा। तो पहला यहाँ पर आंसर जो है जिसको प्रायोरिटी दी गई है सीटेट के द्वारा वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑब्जर्विंग जो है वो यहाँ पर आंसर माना गया है ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, साइंटिफिक एटीट्यूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्न में से किससे है, ये हमको बताना है। बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास रखना, बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यही साइंटिफिक एटीट्यूड का फॉलोइंग होता है। जो हमने खोज करी उसका प्रभाव क्या होगा, है ना, यही तो चीज़ होती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही तो चलता है साइंस में। बाकी विलिंग टू पुल इन हार्ड वर्क, मेमोराइजिंग करना चीज़ों को नहीं, स्पेंड मोर टाइम इन लेबोरेटरी, आप खुद ही देख लेते हैं तीनों के तीनों तो नेगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ पर वही है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या होगा। कोई भी बच्चा कोई नई चीज़ खोजता है तो बिल्कुल वो ध्यान में रखता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है और इससे मेरी क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, इसका प्रभाव क्या होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। विच अमंग द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंस। विज्ञान के विषय में क्या गलत है ये हमको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। विज्ञान जो है वो हमेशा स्वतंत्र नहीं। अभी तो हमने देखा विज्ञान में साइंस के साथ साथ एसएसटी भी आती है। विज्ञान में हम हिस्ट्री को भी लेकर चलते कि हिस्ट्री के साथ साइंस ने कैसे विकास किया है। तो विज्ञान स्वतंत्र नहीं है। विज्ञान जो है एनवायरनमेंट, एसएसटी, सोशल साइंस सब चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। तो विज्ञान हम ये नहीं कहेंगे हमेशा स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो है वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिगार्डिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस। विज्ञान में अपसारी प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। चलिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए दे प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर। बिल्कुल जो देखिए जो हमारे डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं उनमें मल्टीपल आंसर होते हैं, बच्चे सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन, क्रिटिकल थिंकिंग वो यहाँ पर करते हैं, खुद से दिमाग से सोचते हैं। यह शिक्षार्थियों में विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। बिल्कुल क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग अलग सोच रखता है तो कहीं ना कहीं
ये मदद करेंगे टू आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे तो टीचर को उनको पहचानना बहुत आसान होगा कि कौन से बच्चे डाइवर्जेंट जो है उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है या किनकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो उनका कहीं ना कहीं असेसमेंट जो है उसके बेसिस पर कर पाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पर ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर है। बाकी दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इनका स्वरूप अत्यंत विषय परक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके पीछे यही 2 कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ऑल द फ्लोइंग आर एक्सेप्टेबल एम ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस एक्सेप्ट, इसके अलावा निम्न सभी विज्ञान शिक्षण अधिगम के स्वीकार्य उद्देश्य हैं, बताइए कौन सा यहाँ पर उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ईजी था, आपको पता है साइंस में हम क्यों पढ़ते हैं, विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, वैज्ञानिक टेम्पर जो वैज्ञानिक सोच है वो विकसित करने के लिए, ओपन माइंडेडनेस, खुले विचार, तभी तो हम चीज़ों की खोज कर पाएंगे, नई नई चीज़ें सोच पाएंगे। टू प्रमोट रिसर्च, बिल्कुल अनुसंधान को बढ़ावा देना, साइंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। टू एनकरेज वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य उदासीनता को प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य नहीं होता साइंस का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। साइंस कैरिकुलम इज सेड टू बी हिस्टोरिकली वैलिड, देखिए हिस्टोरिकली ऐतिहासिक वैधता की जब भी बात आ जाती है तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इनेबल लर्नर टू अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, कैसे समय के साथ जो है विकास हुआ है, कैसे हिस्ट्री के साथ जो है साइंस डेवलप होती चली गई है, कैसे एक पहिए की खोज से, कैसे एक आँख की खोज से आज हम कैसे कहाँ मतलब इतनी हाई टेक्नोलॉजी तक पहुँच गए हैं। तो यही समझाना हिस्टोरिकल वैलिडिटी है कि कैसे समय के साथ जो है जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो चेंज होते चले आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो यहाँ पर आंसर होगा, बताना है क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट साइंस, निम्न में से क्या विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। बताइए सारे ऑप्शन को पढ़कर क्या यहाँ पर सही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉलो अ लीनियर पाथ, देखिए विज्ञान का कोई एक पाथ नहीं होता, मेरी मर्जी है मैं ऐसे खोज करूं फिर वो करूंगी कुछ और चीज़ करूंगी तब जाकर मैं कहीं निष्कर्ष पर आऊंगी, मेरा तरीका करने का कुछ और भी हो सकता है, पहले मैं कुछ और करूं। तो विज्ञान कभी भी एक लीनियर एक रेखीय पाथ को फॉलो नहीं करती। विज्ञान में आप अपने अकॉर्डिंग जाते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर चीज़ें डिफाइन कर दी हैं उसी के अकॉर्डिंग जाना होता है, नहीं, वो साइंस का फीचर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो सत्य नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सत्य नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं साइंस से जो है वो रिलेट कर रहे होंगे, बाकी आप पढ़कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 जो एग्जाम में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा कथन निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही पूरे क्वेश्चन कराने में टाइम बहुत लगेगा। इंडिविजुअल लेवल पर मैंने आपको समझा दिए हैं, आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा जहाँ पर अगर आप डिटेल में इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, अभी टाइम है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक एक पैडागोजी का जो अलग अलग शिफ्ट है वो पूरा डिटेल में मैंने समझा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली एक तरह का रिविजन ही कर रहे हैं। तो कौन सा यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, निष्कर्ष आधारित कथन नहीं है, ये हमको बताना है। बताइए 4 ऑप्शन में यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम अ हाइट टेंड टू फॉल टू द ग्राउंड, ये सिंपल सी एक बात बोल दी कि एक ऑब्जेक्ट जो है हाइट से गिरा दिया है और वो ग्राउंड पर गिर रहा है। कुछ ऊंचाई से छोड़ी गई वस्तु जमीन पर गिरने की ओर प्रवृत्त होती है ना, कोई ऊंचाई से फेंकते हैं तो जमीन पर गिर रही है, ये कोई निष्कर्ष नहीं है। तो सिंपल सी एक जो घटना घट रही है वो मैंने बता दी है, तो ये निष्कर्ष यहाँ पर नहीं है। बाकी सारे यहाँ पर निष्कर्ष हैं। देखिए क्या बाकी निष्कर्ष हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो फोर्स एग्जर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। बिल्कुल यहाँ पर एक कथन का एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि जो फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, वो अपने से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल पॉजेस टू एलीज एंड ओनली वन एली इज पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति में 2 विकल्पी युग्म होते हैं और केवल एक विकल्पी युग्म जो होता है वो संताति में पास किया जाता है। ये बात भी एक बिल्कुल निष्कर्ष है। ऑब्जेक्ट टेंड टू फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, देखिए यहाँ पर तो सिंपल एक बात बोल दी गई थी, एक घटना को बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया पूरा कि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं ग्राउंड पे वो क्यों कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से। तो ये एक निष्कर्ष है, ना कि ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सही सीक्वेंस बताना है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, वैज्ञानिक जांच का, कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर सही सीक्वेंस क्या होगा। पॉज कर वीडियो की आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करा जाएगा, देखेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम एक आइडिया लगाएंगे, अच्छा इसको ऐसे करना है, उसके बाद हम उसका प्रयोग कर देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ विश्लेषण पर आएंगे और लास्ट में हमारा जो परिणाम है, निष्कर्ष है, वो निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 हुआ यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which of the following student is least likely to elicit alternate conception in science। शिक्षार्थियों में विज्ञान संबंधित वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कर पाने में निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम है। बताइए किसके आधार पर हम बच्चे के अंदर जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो नहीं पहचान पाएंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जांच सूची चेकलिस्ट। देखिए ड्राइंग जो है साइंस में आपने देखा होगा, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करे जाते हैं, तो वो साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके थ्रू बच्चा डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझा सकता है, बिल्कुल। और क्वेश्चन आयर, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन आयर, निदानिक प्रश्नोत्तर करना, उसके थ्रू भी हम जो साइंस के कॉन्सेप्ट है वो जान सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी चेकलिस्ट, जांच सूची के बेसिस पर साइंस की जो कॉन्सेप्शन है स्टूडेंट के, वो हम यहाँ पर नहीं जान पाएंगे, तो इसलिए आंसर था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। ऑल द फ्लोइंग आर डिजायरेबल एक्टिविटीज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग एक्सेप्ट। सिवाय किसके बताना है। विज्ञान शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित सभी गतिविधियां स्वीकार्य हैं सिवाय इसके। बताइए कौन सी गतिविधि यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होगी। यहाँ पर देखिए जो स्वीकार्य नहीं होगी वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अफर्मिंग द सुपीरियरिटी ऑफ साइंस टू ऑल अदर डिसिप्लिन। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अन्य सभी विषयों की तुलना में विज्ञान विषय की श्रेष्ठता को स्वीकारना। इससे तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी कि वो अदर सब्जेक्ट की वैल्यू ही नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करना, ये तो साइंस में इंपॉर्टेंट होता है। रेंज ऑफ एक्टिविटी और टास्क वगैरह कराना, ये भी कहीं ना कहीं साइंस में होता है। इंश्योरिंग इक्विटी एंड एसेस, देखिए ऐसा नहीं होता कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जा रहा है, तो समता और सगुणता जो है वो सुनिश्चित करना भी साइंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वाइल एक्सप्लेनिंग इवेपोरेशन अ टीचर मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मनोरमा कक्षा में वाष्पीकरण को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती है कि पानी इवेपोरेट करता है, जल जो है वो वाष्पित होता है, मिल्क वाष्पित होता है, ऑयल इवेपोरेट करता है, देयरफॉर ऑल लिक्विड इवेपोरेट। इसलिए बाद में वो कहती है अतः सभी तरल जो है वो वाष्पित होते हैं। ये क्या इसका उदाहरण है। देखिए टीचर ने यहाँ पर पहले क्या करा, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करा, उसके बाद वो थ्योरी एक्सप्लेनेशन पर आई, तो ये हमारा इंडक्शन मेथड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। डिडक्शन में क्या होता है, पहले हम थ्योरी जाते हैं फिर बाद में एग्जाम्पल जाते हैं, तो यहाँ पर पहले जब एग्जाम्पल में गए और फिर बाद में एक कंक्लूजन निकल कर आया है, तो वो आपका इंडक्शन मेथड होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साइंस लर्निंग टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। विज्ञान के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए, ध्यान से देखकर बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर आपका होने वाला है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। देखिए यहाँ पर जो सत्य होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। साइंस बेनिफिट बाय इंसाइट फ्रॉम पीपल विद वेरिड बैकग्राउंड। बिल्कुल विविध पृष्ठभूमियों के लोगों के विचार से विज्ञान को लाभ होता है। साइंस मेंट फॉर चूजन फॉर फ्यू। देखिए यहाँ पर भी हीन भाव ना गई, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए साइंस है, नहीं। टीचर शुड सेट अ लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। जो गाँव के लोग हैं उनसे टीचर को कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ये भी गलत है। बॉय और गर्ल्स का कंपैरिजन आ गया, ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 खुद ही दिख रहा है कि जो अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके सबके अलग अलग थॉट थिंकिंग होती हैं और विज्ञान में ये चीज़ें प्रमोट करती हैं खोज करने में। जो बच्चे अलग अलग सोच रहे हैं तो अलग अलग मल्टीपल आइडियाज़ से कोई ना कोई चीज़ें बच्चों के माइंड में आती हैं। अच्छा ये भी अलग सोचता है, वो भी अलग सोचता है। ये सारी चीज़ें जो हैं विज्ञान में कहीं ना कहीं मदद करती हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर फिर डिबेट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे अलग अलग तरह की, और कहीं ना कहीं ये जो साइंटिफिक थिंकिंग है उसको प्रमोट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन से कथन सत्य हैं ये हमको बताना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर। बिल्कुल जो अपसारी प्रश्न होते हैं जिनमें मल्टीपल आंसर होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर गहन चिंतन जो होता है उसका विकास करते हैं, तो ये तो हमारा सही है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जिनका मतलब जैसे यह कहेंगे जैसे 4 ऑप्शन में से एक सही। कन्वर्जेंट क्वेश्चन जैसे ये पूछ लिया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मतलब वो एक कन्वर्जेंट क्वेश्चन है जिसका एक पर्टिकुलर आंसर होता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन आर बेटर सूटेड फॉर होलिस्टिक
होलिस्टिक असेसमेंट। ठीक है, होलिस्टिक असेसमेंट में हम संपूर्ण असेसमेंट करते हैं और संपूर्ण असेसमेंट करने के लिए कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो अभी सारी जो प्रश्न है वो सही नहीं होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए तो सही है लेकिन बी हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी बेस्ट सूटेड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मैग्नेट इन एन इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम। देखिए रिपीट हो गया, एक जांच उन्मुख इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच में जब भी कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले बच्चों से कोई क्रियाकलाप कराया जाता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए यहाँ पर कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। एंगेजिंग स्टूडेंट इन प्ले एंड सॉर्ट एक्टिविटीज विद मैग्नेट एंड ऑब्जेक्ट, वहाँ पर हम बच्चों से एक एक्टिविटी करा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक पा रहे हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल चिपक पाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी कराकर ही सबसे पहले इंक्वायरी मेथड में बच्चों से कुछ करवाया जाता है, तभी तो वो खोज कहीं ना कहीं इंक्वायरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइंटिफिक थ्योरी, एक वैज्ञानिक सिद्धांत के विषय में क्या सत्य है ये हमको बताना है। देखिए ध्यान से सोचकर यहाँ पर आंसर देना होगा कि साइंटिफिक थ्योरी के बारे में क्या सही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, लॉजिक एंड डिबेट। वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं परिघटना की अनुभविक प्रमाण, तर्क और बहस के आधार पर व्याख्यान देते हैं। बिल्कुल यही हमारी साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं उनमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो फिनोमिना घटा होता है, जो जो उसके पीछे तथ्य होते हैं, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है साइंटिफिक थ्योरी में। जबकि जो साइंटिफिक लॉ होता है उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वो तो क्या है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बना है। लेकिन जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कैसे कैसे प्रक्रिया हो रही होती है, तो उसमें लॉजिक, डिबेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एज appropriateness of the content, process, language and pedagogical practice help in ensuring which of the following type of validity of the science curriculum। निम्न में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षण अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाती है। देखिए ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, जब भी एज एप्रोप्रिएट की बात आ जाती है कि जो पाठ्यक्रम है वो हमारी एज के अनुसार होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कॉग्निटिव वैलिडिटी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। देखिए मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस होना चाहिए ना, साइंस का कैरिकुलम होना चाहिए, वो आपके एज के अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपको 8th क्लास का सिलेबस दे देंगे अगर आप 3rd क्लास में हैं तो एज अप्रोप्रिएट में जब भी आपसे वैलिडिटी के बारे में पूछे तो वो हमेशा संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वैलिडिटी की वहाँ पर बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ऑब्जर्वेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, प्रेक्षणों की सर्वोत्तम परिभाषा क्या होगी ये हमको बताना है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए हिंट दे देती हूँ मैं, जब भी हम प्रेक्षण कर रहे होते तो हमारी इंद्रियां जो होती हैं आँख, कान, नाक, ये बिल्कुल सेंस हो जाते हैं, तभी हम इन चीज़ों के आधार पर ही तो प्रेक्षण करते हैं, चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल फिनोमिना दैट कैन बी एसेसिबल थ्रू द सेंसेस, इंद्रियों द्वारा अभिगम्य प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरणात्मक कथन, जो हमारी इंद्रियां देखती हैं वही तो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, पूरा जो देख रही है नेचुरल फिनोमिना को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस एट मिडिल क्लास। हम बच्चों का क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके विषय में बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए पॉज कर सोचिए क्या क्या कथन यहाँ पर सही होंगे। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, A, B और D। देखिए ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग नीड टू बी गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंट। देखिए सीखने के सभी पहलुओं को उचित महत्व देना चाहिए जब आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो पॉजिटिव है। वे ऑफ असेसमेंट नीड टू बी फ्लेक्सिबल एज पर द सिचुएशन, सीखने स्थिति के अनुसार जो आकलन की विधियां हैं वो लचीली होनी चाहिए। देखिए जब हम बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं तो स्थिति के अनुसार ही आकलन करने का तरीका होना चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से, ये बात सही है। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन बाय टीचर कैन नॉट बी यूज फॉर असेसमेंट, ये यूज़ कर सकता है। देखिए बहुत बार बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन टीचर को पता है कि हाँ उसने ओवरऑल बच्चे को इनफॉर्मल तरीके से भी ऑब्जर्व करा है कि हाँ बच्चा अच्छा है, तो ये भी एक मेथड होता है असेसमेंट में और
ये कह रहा है ये यूज़ नहीं होना चाहिए असेसमेंट, तो ये एक यहाँ पर जो है गलत पॉइंट दे रखा है और सही कथन ही हमको बताने थे, तो इसलिए सी यहाँ से बाहर हो गया। जो आंसर हो गया आपका वो ए, बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन आवर कंट्री पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन अलाइनमेंट लाइक फ्लू, डायरिया, फीवर एक्सेट्रा। तो हमारे देश में लोग जो हैं विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो वो डॉक्टर की बजाय डॉक्टर के पास ना जाकर क्या करते हैं, खुद के द्वारा जो मेडिसिन होती हैं उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, वो परेशानियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। इस तरह का एक जो प्रोजेक्ट है गिवन किया गया है स्टूडेंट को जो कक्षा 8 के हैं, टू स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ मेडिकेशन इन देयर नेबरहुड। तो जो सेल्फ मेडिकेशन जो लोग यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बच्चे को दिया गया है। तो विच ऑफ द बच्चों को दिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्निंग इन साइंस कैन बी असेस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। निम्न में से विज्ञान को सीखने के कौन से सूचकों का उनके प्रोजेक्ट द्वारा मूल्यांकन हो सकता है। ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है इसके आधार पर क्या क्या मूल्यांकन हो सकता है बच्चों का। देखिए बच्चे ने यहाँ पर क्या करा, डेटा तो पक्का कलेक्ट करा होगा, क्योंकि उनको बोला गया है कि आसपास के नेबरहुड में जो सेल्फ मेडिकेशन का पूरा है उसका पूरा आप स्टडी करो। तो कहीं ना कहीं डेटा तो उन्होंने कलेक्ट किया है, और जब डेटा कलेक्ट किया है तो 2 ऑप्शन यहाँ से बाहर हुए, तीसरा और चौथा यहाँ पर आंसर हो सकता है। कम्युनिकेशन दोनों में, बिल्कुल जब बच्चे जा रहे हैं अपने नेबरहुड में तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका भी मूल्यांकन वहाँ पर हम कर पाएंगे। अगर बच्चे अच्छा डेटा कलेक्ट कर लेकर आए होंगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने जो है लोगों से अच्छे से संवाद किया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग जो हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर विश्लेषण है, एनालाइज करना है, वो यहाँ पर हो रहा है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। ऑल द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल फीचर इन इंक्वायरी अप्रोच ऑफ साइंस टीचिंग। ये इंक्वायरी अप्रोच से तो बार बार क्वेश्चन आए हैं। विज्ञान के शिक्षण में जांच पड़ताल आधारित अधिगम में निम्न में से किसके सिवाय सभी स्वीकृत हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिख रहा है, इट रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यू एंड रीजन लाइक साइंटिस्ट। बच्चों को पहले ही बता दिया कि आप साइंटिस्ट की तरह आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमने डिमोटिवेट कर दिया। तो जांच पड़ताल आधारित अधिगम में ये जो है एक स्वीकृत गुणधर्म नहीं होगा। यह समझना कि बच्चों में वैज्ञानिकों की तरह बहस करने या कारण ढूंढने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो यही यहाँ पर गलत होगा। बाकी सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव हैं, आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा सब पॉजिटिव हैं। बच्चों को यंग एक्सप्लोरर समझना, बिल्कुल नूतन अन्वेषण समझना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं। 49 देखते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्टिव मेथड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन साइंस। विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक प्रभावशाली प्रक्रिया है, ये हमको बताना है 49 में। चलिए बताइए क्या होगा। इतना मैं आपको समझाती हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों का समय समय पर हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उनकी जो कमियाँ हैं वहाँ पर हम उनका जो मूल्यांकन कर रहे हैं ना, वो उनके गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर कर रहे हैं। क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है, ना कि क्वांटिटी, नंबर के आधार पर कोई मूल्यांकन नहीं होता। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है हमारा 49 में। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका प्रोडक्टिव मेथड बताना था, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आस्किंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट प्रोसेस। बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहना, और इसी के आधार पर हम बच्चों के जो गुण हैं, क्वालिटी है, उनको जांच पाएंगे। और कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो यहाँ पर उसके लिए ये आपका प्रोडक्टिव मेथड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी होमवर्क रेगुलरली देखना, लैब में कितना अटेंशन दे रहे हैं बच्चे, टेस्टिंग चिल्ड्रन रिटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑन कॉन्सेप्ट, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि याद रखने की क्षमता कितनी है बच्चों की। तो ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइंटिफिकली लिटरेट पर्सन। किसी विज्ञान समझ साक्षर व्यक्ति का निम्न में से अति लाक्षणिक गुण क्या है, ये हमको यहाँ पर बताना होगा। देखिए यहाँ पर सोचिए और बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। देखिए वही व्यक्ति जो है साइंटिफिकली लिटरेट होगा जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुविचारित निर्णय ले पाने की उसमें क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। वो सही डिसीजन ले पा रहा है। जैसे सोशल लाइफ में इनफॉर्मल डिसीजन में क्या कि उसको पता है कि उसको
कितनी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, कहीं वो एनवायरनमेंट को तो हानिकारक नहीं है, कहीं वो पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, पर्सनल लाइफ में भी अपने जो है वो डिसीजन ले पा रहा है कि उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर वो वही व्यक्ति साइंटिफिक लिटरेट होगा जिसको पूरी समझ होगी अच्छे से कि क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी के बारे में हमें सटीक व्याख्यान बतानी है। देखिए जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं ना, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती हैं, जो चीज़ें घट रही होती हैं उनमें चेंजेस हो सकते हैं, उन पे तर्क वितर्क करे जाते हैं, उन पर डिबेट होती है। लेकिन जो साइंटिफिक लॉ होते हैं ना, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर आते हैं। तो जो लॉ होते हैं उनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के बाद बना दिए गए हैं, उनमें चेंजेस नहीं हो सकते। जबकि जो थ्योरीज होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, उन पर डिबेट करी जाती है, बहस होती है। तो थ्योरीज जो हैं वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ें घटित हो रही हैं। लेकिन जो साइंटिफिक लॉ हैं वो बहुत सारी एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए गए हैं, तो उनमें चेंज करना मुश्किल होता है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी और लॉस के बारे में। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या मोस्ट एक्यूरेट डिफाइन करेगा साइंटिफिक थ्योरी को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। साइंटिफिक थ्योरीज आर इनफ्रेर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। विज्ञान के सिद्धांत दर्शनीय परिघटनाओं के निष्कर्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस शुड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल। विज्ञान में प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्तर से शुरू हो जाने चाहिए। वो तो हमें बच्चों के अंदर प्राइमरी लेवल से ही शुरू कर देना चाहिए, तभी बच्चे चीज़ों को आगे समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राइमरी प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्राइटेरिया टू कंसिडर फॉर अडॉप्टिंग अ न्यू टीचिंग अप्रोच। एक नए शिक्षण अधिगम को मूल्यांकन करने और अपनाने के लिए निम्न में से क्या एक वांछनीय मापदंड नहीं है। चलिए वो हमको बताना है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ना, वो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। द पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेटर एडवोकेटिंग द अप्रोच। अधिगम को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्था या शिक्षक की लोकप्रियता और प्रभाव, उससे कोई मतलब नहीं है कि स्कूल कितना अच्छा है, वहाँ पर टीचर कितना अच्छा है। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होंगे फॉर अडॉप्टिंग अ न्यू टीचिंग अप्रोच। नए शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के तरीके होंगे। बाकी ये अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कि शिक्षण संस्था और शिक्षक की लोकप्रियता बढ़े, वो चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट कैन बी बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक द साइंस क्लासरूम मोर इंक्लूसिव। विज्ञान की कक्षा में अधिक समावेशी बनाने के लिए कौन सा उत्तम मार्ग होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तम मार्ग होगा वो होगा प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कराना, देखिए समावेशी कक्षा बनानी है तो ज़्यादा से विविध प्रकार के सीखने के अनुभव होने चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में बताना है कौन सा यहाँ पर प्रेक्षण है, कौन सी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है जिसमें चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बच्चा क्या है देख रहा है, उसके सेंस ऑर्गन जो है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। देखिए जेनेटिक हेरिडिटीज एनकोडेड इन न्यूक्लियर एसिड डीएनए एंड आरएनए। देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर एक निष्कर्ष बता रखा है, इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है ना। स्काई अपीयर ब्लू टू अस एज ब्लू लाइट स्कैटर मोर देन अदर कलर। यहाँ पर भी हमने एक चीज़ जो है निष्कर्ष जो है बता दिया है, तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही। तो ऑब्जर्वेशन जो हो रही है वो ऑप्शन नंबर 4 में हो रही है। अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए उसमें ऑब्जर्वेशन करता है, बच्चे देखते हैं कि कैसे जो एक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है, वो हिलने लगती है जब करंट हम उसमें पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुई है, वहाँ पर चीज़ों को देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 जो एग्जाम में बना है। अ साइंस टीचर आज क्लास 7th स्टूडेंट टू कंडक्ट अ सर्वे इन देयर नेबरहुड। फिर से वही आ गया, नेबरहुड में एक सर्वे कंडक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक यूज्ड फॉर देयर क्लोथ। कौन कौन से फैब्रिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने क्लोथ के लिए। ही देन आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द फाइबर यूज्ड। जो भी फाइबर उन्होंने यूज़ किया है उनमें कपड़ों की गुणवत्ता, दाम, जैव अपघटनता के आधार पर विद्यार्थियों को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। तो इस एक्टिविटी में कौन कौन से असेसमेंट जो हैं
वो प्रमोट हो रहे हैं। इस गतिविधि में निम्न में से किसके आकलन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करा जा रहा है, कौन कौन से स्किल जो है यहाँ पर बच्चों के अंदर डेवलप होंगे, ये हमको बताना है। कोई 4 स्किल डेवलप होंगे 6 में से। देखिए ऑब्जर्वेशन तो बच्चे यहाँ पर करेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर होगा, क्योंकि उनको रिपोर्ट बनानी है क्वालिटी, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी के आधार पर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन वाली एबिलिटी भी यहाँ पर हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन, तो जब वो चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, सीधी सी बात है कहीं ना कहीं वो गहन चिंतन जो है वहाँ पर करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर प्रमोट हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। कम्युनिकेशन, संवाद तो हमेशा होगा जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जहाँ पर वो नेबरहुड में जाएंगे और चीज़ों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ABCD, देखिए मूल्य विधि, जेंडर सेंसिटिवनेस, ये टॉपिक कहीं भी यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ABCD मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 जो एग्जाम में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन टीचिंग साइंस, विज्ञान की शिक्षा में समुदायों की प्रभावी भागीदारी का निम्न में से कौन सा कथन एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, आस्क कम्युनिटी मेंबर टू कम एज रिसोर्स पर्सन टू शेयर देयर एक्सपर्टीज, समुदाय के सदस्यों को संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपनी दक्षताओं को साझा करने के लिए कहना। तो यही आपका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगा कि उनकी विचार क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ क्या समझते हैं, वो सारी चीज़ें बताना, वो यहाँ पर साइंस टीचिंग में हेल्पफुल होगा। बाकी asking parents to help in development of playground, asking community member to help in developing proper sanitation facility in school, नहीं asking parents, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर है ही नहीं। तो बेस्ट पार्टिसिपेशन क्या होगा, उनको इन्वॉल्व कराना, वो भी अपने विचार बताएं कि वो चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल इन एक्वेटिक वेजिटेशन is the topic to be taught in the class, तो which of the following is best suited for the teaching this topic। एक आप कक्षा में टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं कि जलीय वनस्पति में जैविक खरपतवार का नियंत्रण, ये टॉपिक पढ़ाना, तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये चीज़ हम बच्चों को दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करा देंगे, फील्ड विजिट करा देंगे, क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे। हम उनको क्या करेंगे, एक तालाब में ही ले जाएंगे, वहाँ पर उनको पूरा प्रोसेस कर दिखा देंगे। तो उसको पढ़ाने के लिए जो बेस्ट तरीका होगा वो फील्ड विजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू बी कंसिडर फॉर डिजाइनिंग एन एक्टिविटी फॉर साइंस क्लासरूम, विज्ञान की कक्षाओं में किसी क्रियाकलाप की योजना बनाने के लिए निम्न में से क्या अति महत्वपूर्ण मापदंड पूछा गया कि सबसे अति महत्वपूर्ण मापदंड क्या होता है। देखिए जब भी हम कोई एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जो कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाहते हैं बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए, मतलब एक्टिविटीज़ को करते करते जो चीज़ हम उसे रियल में सिखाना चाहते हैं बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए। तो बताइए इसके आधार पर कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। द एक्टिविटी शुड लीड टू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत से बच्चे यहाँ पर सोचेंगे द एक्टिविटी शुड प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटीज ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब खुद के कुछ अवसर प्रदान करना, क्रियाकलाप को व्यवहारिक अनुभवों के रूप में अवसर प्रदान करना। कुछ बच्चे इस ऑप्शन में भी कंफ्यूज होंगे। नहीं, देखिए जब हम साइंस में कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं एज अ टीचर, तो आपका उद्देश्य यही होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चे को उससे रिलेट हो जाए। जैसे मैं मैग्नेट का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो अगर उससे रिलेटेड मैं एक्टिविटी करा रही हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरा जो उस एक्टिविटी कराने के पीछे उद्देश्य होगा वो यही होगा कि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ बच्चे जो है कहाँ तक पहुँच जाएँ, क्रियाकलाप की जो अवधारणाएँ हैं कि अवधारणाओं की समझ की ओर ले जाना, अग्रसर होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को हम क्रियाकलाप की जो अवधारणाओं की समझ है उसकी ओर ले जाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच टू साइंस टीचिंग इज मोस्ट सुटेड टू रिप्लेस स्टूडेंट इन करेक्ट आइडियाज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड विद मोर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। निम्न में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा अधिगम प्राकृतिक जगत में विषय में विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही वैज्ञानिक व्याख्याओं से प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, उनको जो हम विज्ञान की अवधारणाएं होती हैं ना, वो उनको सही नहीं मानते हैं, वो उनको गलत समझते हैं। क्योंकि बच्चे अपने आइडिया सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है मैम, ये तो ऐसे ही होती है, मतलब इस तरह की अवधारणा है, उनका मिसकंसेप्शन है। उसको दूर करने के लिए हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। सीधी सी बात है, हमें कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच, संकल्पनात्मक परिवर्तन अधिगम का प्रयोग करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है जो कॉन्सेप्ट है बच्चे का वो चेंज हो जाए, जो गलत कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज होकर सही कॉन्सेप्ट में आ जाए। जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण भी दिए हैं
जैसे बच्चा समझता है कि पानी में जाने से वो डूब जाएंगे, लेकिन नहीं, उनको बताया जाएगा कि अगर वो स्विमिंग करेंगे, अपनी डेंसिटी कम कर लेंगे तो वो पानी में तैरने लगेंगे। तो अभी तो उनको मिसकंसेप्शन है कि नहीं पानी में डूबेंगे। तो हमें कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच का ही फॉलो करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चेंज अप्रोच। उससे क्या होगा, जो गलत अवधारणा है वो बच्चा कहीं ना कहीं सही कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इलिस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। विज्ञान जांच पड़ताल के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य इसका स्वीकृति दे रहे हैं, ये हमको बताना है कि कहाँ पर हम ये कह सकते हैं साइंस एज ए इंक्वायरी, जहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है, वो वाले ऑप्शन यहाँ पर हमको बताने हैं। कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, बी और डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइंड आउट इफ आइस क्यूब मेल्ट, देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो साइंस एज ए इंक्वायरी यहाँ पर वर्क कर रही है। एक्सप्लोर फैक्टर विच डिटरमाइन द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, उन कारकों की छानबीन करना, ये तो खुद ही दिख रहा है कि ये तो छानबीन को बता रहा है। तो जांच पड़ताल के यहाँ पर कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, बी और डी। बाकी आइडेंटिफाइंग अ मैमल इन पिक्चर में देखकर, एनलिस्ट वेरियस यूनिट टू मेजर टेम्परेचर, नहीं, ये सारी चीज़ें साइंस एज इंक्वायरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। बी और डी साइंस एज इंक्वायरी को बता रही है, जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, खुद से कुछ चीज़ें कर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ वेरियस प्लांट अंडर वेरियस फिजिकल कंडीशन एंड पॉजेज मैनी क्वेश्चन टू देम ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। बच्चे क्रियाकलाप कर रहे हैं कि पौधों के बीजों के अंकुरण जो हैं, है ना, उनकी भौतिक अवस्थाओं का अन्वेषण करने के लिए कहा, और उसके दौरान वो कई प्रश्न पूछती है। जिस प्रक्रिया कौशल का वे विकास कर, और कुछ मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके माध्यम से वो प्रक्रिया कौशलों का विकास करना चाहती है, तो उन प्रश्नों को उनके श्रद्धांश से मिलान जो है वो हमें यहाँ पर करना है कि मतलब जो क्वेश्चन वो पूछ रही है उस क्वेश्चन के पीछे वो कौन सी प्रोसेस स्किल जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहती है, यहाँ पर हमको ये बताना है। देखिए विच प्लांट इज स्टडियर, मतलब कौन सा प्लांट यहाँ पर मजबूत है, द वन लेफ्ट इन द सन और द वन लेफ्ट इन द शेड। देखिए यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, अपनी इंद्रियों द्वारा ही देखकर ही बता पाएंगे कि कौन सा मजबूत है, जो सन में है या जो छाया में है। तो ये तो आपका ऑब्जर्विंग है, ए का सेकंड हो जाएगा। वाई डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रोइंग, आपको क्यों लगता है कि सम सीड्स क्यों उग रही हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर बच्चे हाइपोथाइजिंग करेंगे, परिकल्पना करेंगे, कुछ सोचेंगे। फिर तीसरे में क्या पता चला, हाउ मैनी सीड ऑफ ईच काइंड आर ग्रोइंग, हर तरह की कितनी सीड ग्रो कर रही हैं, ईच काइंड ऑफ सीड्स आर ग्रोइंग, यहाँ पर ये देखिए लिख रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने बीज जो है वृद्धि कर रहे हैं, तो ये वर्गीकरण को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए का तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, बी का यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट और सी का यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। अ टीचर आस्क्ड द फ्लोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट, एक शिक्षिका ने निम्न प्रश्न जो है अपने विद्यार्थियों से पूछे। हाउ डू यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, आप विद्युत का किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो बताइए बच्चे यहाँ पर एक आंसर देंगे या खुले विचार वाले आंसर देंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे। बहुत से बच्चे बोलेंगे हम जो है वाहनों में इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे पास स्कूटी है। बहुत से बच्चे पूछेंगे हमारे जो इलेक्ट्रिक गीजर है। बहुत से बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज़ करें, फ़ैन में, AC में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो है ओपन एंडेड, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ओपन एंडेड को दर्शा रहा है। तो ए जो है वो हमारा ओपन एंडेड है। वाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लोज एंडेड होगा, क्योंकि सभी बच्चों जो है यहाँ पर अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो वो बताएंगे कि कॉपर जो है वो अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और चीप होता है। गोल्ड का थोड़ी वायर बना देंगे, तो कॉपर जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। तो इसलिए ये क्लोज एंडेड होगा और ए हमारा ओपन एंडेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम इन्वेस्टिगेटिंग इन साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा में खोजबीन का आयोजन करने के संदर्भ में कौन सा वांछित अभ्यास है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, इंसिस्टिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेक्ट रिजल्ट बाय स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को सही परिणाम के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए साइंस में ज़रूरी थोड़ी गलत, हमेशा सही चीज़ आती हैं, कभी कभी गलत भी हो जाती हैं, इससे तो बच्चा डर जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। असाइनिंग टास्क दैट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड गैजेट, ऐसे कार्य देना जिसमें न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता हो, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं बता रहा है। कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी हमने बच्चों को बाउंड कर दिया है।
अलाउइंग स्टूडेंट टू डिस्कस द पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर अमंग देमसेल्फ। बिल्कुल, विद्यार्थियों में आपस में त्रुटि के संभावित स्रोतों पर विचार विमर्श करने की अनुमति देना। बिल्कुल, यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच को दिखा रहा है कि जो भी कमियां आ रही हैं उन पर वो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, फिर चीज़ों को कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्न में से क्या विद्यार्थियों के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का मूल्यांकन करने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू असेस स्टूडेंट एनर्जी कंजर्विंग बिहेवियर। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा मूल्यांकन करने में बच्चों का एनर्जी कंजर्विंग बिहेवियर का मूल्यांकन करने में कौन सा उपयुक्त होगा, सही होगा, ये हमको बताना है। एक प्रश्नावली देना नहीं और अंकों का विश्लेषण करना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षकों का इंटरव्यू लेना नहीं, हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है। विद्यार्थियों का अवलोकन करना और उनके जीवन की कथाओं का रिकॉर्ड रखना, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट एंड मैनेजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यही हमारा असेसमेंट में आता है, यही चीज़ें हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनसीएफ 2005 साइंस कैरिकुलम शुड एम एट एड्रेसिंग ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट। मतलब जो साइंस का पाठ्यचर्या है वो सभी पर फोकस करती है सिवाय किसके, ये हमको यहाँ पर बताना है। अब चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, इंप्रूविंग स्टूडेंट स्कोर इन एग्जाम, इस पर कभी भी बल नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट में हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कन्वे आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एक्विजिशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। विज्ञान की संकल्पनाओं की समझ में भाषा की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ में निम्न में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर दर्शा रहा है, ये हमको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस। रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों का विज्ञान में विशिष्ट अर्थ होता है। बिल्कुल, जैसे हम रोजमर्रा में कुछ चीज़ें प्रयोग करते हैं और उनकी जो स्पेशल लैंग्वेज होती हैं, लेकिन साइंस में वो स्पेसिफिक टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली बोल देते हैं कि हम फिसल कर गिर जाते हैं, तो साइंस में वो एक स्पेसिफिक टर्म रखता है फ्रिक्शन, उसे हम घर्षण के टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही अब हम किसी भी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो वो साइंस में एक स्पेशल टर्म आ जाता है फोर्स के अंदर, है ना। और किसी भी चीज़ पर अगर हम लंबवत बल लगा रहे हैं तो वो प्रेशर के टर्म में आ जाता है। तो जो वर्ड हम नॉर्मली बोल देते हैं, हम तो उनको ऐसे ही बोल देते हैं कि मैंने धक्का दिया, बट असल में वो धक्का नहीं है, वो क्या है, वो फोर्स है। तो रोज़मर्रा की जो भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो विज्ञान में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पर सही हो जाएगा, भाषा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड प्रीसीड द रेस्ट। फिर से वही आ गया, इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। तो बताइए कौन सा चरण जो है वो सबसे पहले आएगा वो हमको बताना है। तो हमें एक ऐसा चरण ढूंढना होगा जिसमें बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे। इंक्वायरी अप्रोच में बच्चे पहले एक्टिविटी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, एनगेजिंग द स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटी विद केयरफुली सिलेक्टेड मटेरियल। विद्यार्थियों को सावधानीपूर्वक चयनित सामग्रियों के तैरने और डूबने के क्रियाकलाप में व्यस्त करना, जहाँ पर बच्चे देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस डूब जाएंगे, कुछ जो है नहीं डूबेंगे, और कहीं ना कहीं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो उनको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ टू describe the relationship between angle of incident and angle of reflection is an example of। आयतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का संबंध का वर्णन करने के लिए ग्राफ बनाना, यह उदाहरण है किसका। देखिए, टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड पर जा रहा है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एक ग्राफ बनाकर दिखा रहा है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है बच्चों के साथ, यहाँ पर देखिए वो बच्चों को प्रिडिक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, हाइपोथेसिंग ये कुछ नहीं कर रहा है। वो बच्चों से क्या कर रहा है, संवाद कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। वो बच्चों को चीज़ें समझाना चाहता है, एक रिलेशनशिप बताना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या हो रहा है, किसका एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बोर्ड के माध्यम से ग्राफ बनाकर क्या कर रहा है, बच्चों को पूरा एक टॉपिक बता रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन ही आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी एक बार पहले और आया था, तो याद रखेंगे इस केस में इसका आंसर कम्युनिकेशन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, द कंटेस्ट ऑफ टीचिंग अ टॉपिक साउंड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्वनि पढ़ाने के संदर्भ में कथनों को पढ़ें और विकल्प पर आधार रखते हुए हमें सही विकल्प का चयन जो है यहाँ पर करना है। असर्शन, यहाँ पर हमको अभिकथन क्या दिया है, अ टीचर शुड एक्सपोज द स्टूडेंट टू वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को कंपन करती विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से परिचित करवाए। बिल्कुल,
क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड नहीं होगी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज़ जो हैं उनसे परिचित कराना चाहिए बच्चों को, ये तो सही है। रीजनिंग क्या है? ऑब्जर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। बिल्कुल, विज्ञान के शिक्षण अधिगम में अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसीलिए हमें पहले क्या कराना चाहिए? वस्तुओं से परिचित कराना चाहिए। जो बहुत सारे वाइब्रेटिंग बॉडी हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए बच्चों के सामने। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन स्किल होती है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस में। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर यहाँ पर ए की सही व्याख्यान भी कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। हिस्टोरिकल वैलिडिटी इन साइंस कैरिकुलम रेफर टू। विज्ञान पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक वैधता किसको इंगित करती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए बताइए किसको इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं वो विकसित हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। अ टीचर को डेवलप स्टूडेंट हाइपोथाइजिंग प्रोसेस स्किल बाय। जो बच्चे के अंदर परिकल्पना प्रक्रिया कौशल है उसका विकास करना है, तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट क्या होगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू चेक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगेन एविडेंस। जो भी प्रमाण हैं उससे संबंधित जितने भी स्पष्टीकरण हैं उनकी जांच करना, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना। उस केस में बच्चा सोचेगा अच्छा ये रिजल्ट आया है तो इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन होगी, ये भी हो सकती है वो भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी हाइपोथाइजिंग या परिकल्पना स्किल है वो वहाँ पर डेवलप होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड बाय द टीचर टू ऑब्जर्व अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड शेयर देयर क्वेश्चन अबाउट द ऑर्गेनिज्म विद अदर ग्रुप मेंबर। मतलब कोई क्रियाकलाप उनको कराया गया और जो भी उन्होंने वहाँ पर देखा उसको साझा करना है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर से। तो ये टीचर क्यों करा रही है, ये किस में मददगार होगा? तो यहाँ पर हमको आंसर बताना है। बताइए चलिए यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली यहाँ पर टीचर ऐसा क्यों करा रही कि बच्चे जो भी उन्होंने किया है वो अपने अदर ग्रुप मेंबर से शेयर करें, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ वही नहीं है कि जो उनको उस बारे में नहीं पता है। हेल्प स्टूडेंट टू रियलाइज दैट दे आर नॉट ओनली द वन हु डू नॉट नो। मतलब कभी कभी बच्चा ऐसा सोचने लगता है कि हमें ही नहीं आता यार, तो जब वो अदर ग्रुप में शेयर करते हैं तो उनको पता चलता है कि और भी ग्रुप में बच्चे हैं, उनको भी हो सकता है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों। तो इस चीज़ में ये चीज़ जो है बच्चे के अंदर से निकालना चाहती है टीचर, इसलिए उसने ऐसा कहा। रिफाइन देयर एक्सप्रेशन बाय एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन टू अदर। बिल्कुल, दूसरों को प्रश्न समझा कर उनकी अभिव्यक्ति को परिकृत करने में कहीं ना कहीं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो भी वो कर पाएंगे जब वो क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अदर स्टूडेंट को। तो सी और डी यहाँ पर इस एक्टिविटी में जो टीचर ने ये जो ग्रुप में अदर मेंबर में डिस्कस करने के लिए कहा है उसके पीछे यही रीज़न हो सकते हैं। बाकी सेलेक्ट द स्टूडेंट हु नो ऑल द आंसर ऐसा करने के लिए नहीं। प्रमोट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो कभी भी प्रमोट नहीं करता। तो इसलिए आंसर यहाँ पर सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। Following question are given by teacher during class test. The speed of moving object means how far it goes, how much force it has, how long does it goes on moving, how far it goes in a fixed interval time. तो यहाँ पर which of the following cognitive domain is assessed in the above question. कोग्नेटिव डोमेन की बात कर रही है यहाँ पर, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। देखिए टीचर ने क्वेश्चन दिया, अब 4 ऑप्शन में से एक आंसर है, तो बेसिकली टीचर जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्या है, बच्चे को क्वेश्चन के बारे में पता है या नहीं पता है। जो क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होती है कि कितना ऑब्जेक्ट जा रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर टीचर जो है उसको एसेस करना चाहती है, उसका मूल्यांकन करना चाहती है कि बच्चे की समझ कितनी है। बाकी सिंथेसाइज, एनालाइज, एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, अनुप्रयोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। क्वेश्चन है पर्टिकुलर, वो जानना चाहती है कि बच्चे को उसके बारे में समझ है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। 75 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following must be considered by a teacher while planning science activities for a group? जब किसी समूह में आप क्या कर रहे हैं,
विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार करना आवश्यक है, ये हमको यहाँ पर बताना है। बताइए कौन से दो ऑप्शन जो है यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होंगे। दे मस्ट इवॉल्व यूज ऑफ एवरीडे मटेरियल एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल उनके दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना हो, क्योंकि आसपास की चीज़ों से ही रिलेट करके चीज़ों को समझाया जाता है, तो बिल्कुल ये चीज़ तो होनी चाहिए। दे कुड बी प्लान्ड एंड कैरिड आउट बाय स्टूडेंट इन वैरायटी ऑफ वे, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाबद्ध और संपन्न किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है यहाँ पर। तो ए और बी मुझे सही दिख रहे हैं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है। देखिए साइंस कभी भी उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन नहीं होती, साइंस कभी भी लीनियर पाथ फॉलो नहीं करती। साइंस में आप अपने अकॉर्डिंग जाते हैं, आपका जैसे मन करता है वैसे चीज़ों को करते हैं, तब जाकर कहीं पर निष्कर्ष पर जाते हैं। निष्कर्ष गलत आया फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, इस तरह की चीज़ें साइंस में होती है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होते ऐसा। दे शुड नॉट इवॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन अमंग स्टूडेंट, इवॉल्व होना चाहिए, यही तो इसलिए तो हम एक्टिविटी कराते हैं। यहाँ पर नॉट लिखा है इसलिए सी और डी गलत है, ए और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, जेंडर रेस्पॉन्सिव पैडागोजी इन साइंस कुड एंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, विज्ञान में जेंडर जो सम्मत शिक्षण शास्त्र होता है वो क्या सम्मिलित करता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। गर्ल गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू गर्ल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो और क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। तो जेंडर रेस्पॉन्सिव पैडागोजी का मतलब क्या है कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्या स्टीरियोटाइप जो है उसके बारे में, विज्ञान में जो रूढ़िवादिताओं के विषय में विचार हैं उन पर विमर्श करना, बिल्कुल ये तो सही है। इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए तभी तो बच्चों के अंदर से ये जाएगा। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्स इन क्लास, बिल्कुल कक्षा में जेंडर संवेदनशील संसाधनों का उपयोग करना, जो जेंडर सेंसिटिव चीज़ें हैं वो बच्चों को बताना। अरेंजिंग रेमेडियल क्लास फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेटली, ये तो बिल्कुल सेपरेटली करना तो अलग हो गया तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर बी और सी जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं विज्ञान में जेंडर समझ शिक्षण शास्त्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 जो आपका एग्जाम में बना। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और सही कथन का हमें चुनाव करना है। असर्शन अभिकथन क्या है, बेस्ट रेमेडी टू एड्रेस स्टूडेंट अल्टरनेटिव कंसेप्शन बाय मेकिंग देम रिपीटेडली प्रैक्टिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो बच्चों की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन होती हैं विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ निदान यह है कि उनसे बारंबार कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करना। ये थोड़ी होता है कि बच्चे की अगर गलत अवधारणा तो उससे कहना कि तुम बार बार कठिन प्रश्नों को करो, नहीं, ये असर्शन तो यहाँ पर गलत है। तो ए यहाँ पर फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा तो इन तीनों ऑप्शन में ये फॉल्स है, नीट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका आंसर है, मतलब रीजन जो है वो यहाँ पर सही है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट इंस्टीट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, बिल्कुल विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर ही विश्व के अंतर्दर्शी समझ का निर्माण कर लेते हैं। जरूरी थोड़ी है हर बार जो बच्चे सोच रहे हैं वो सही हो, और बच्चे जो देखते हैं वही मान लेते हैं, पर जरूरी थोड़ी है वो सही होगा। तो यहाँ पर जो कारण दिया है वो सही है कि बच्चे ऐसा क्यों, मिसकंसेप्शन उनके अंदर क्यों आ जाता है, क्योंकि वो जो दैनिक जीवन में देखते हैं ना उसी पर जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो रीज़न यहाँ पर सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th ऑफ स्कूल वर ग्रुप्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन सॉइल। ईच ग्रुप वॉज आस्क्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट on soil sample collected, observation of a place of soil collection and its flora and fauna. This work, एक कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मृदा पर एक प्रोजेक्ट के लिए समूहबद्ध किया गया। प्रत्येक समूह को एकत्रित मृदा के नमूने, मृदा एकत्रित करने के स्थान का प्रेक्षण और वहाँ के वनस्पति जात, प्राणी जात पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। यह प्रोजेक्ट कार्य किसको इंश्योर कर रहा है, देखिए टीचर का बर्डन कम नहीं कर रहा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को नहीं कर रहा, मार्क्स स्कोर करने में नहीं, ये बच्चों के मूल्यांकन में। एंश्योर ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऐसी एक्टिविटी कराने से टीचर बच्चे का जो मूल्यांकन है वो बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर लेगा, विद्यार्थियों के विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइंस, विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर एम्पेरिकली ग्राउंडेड, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विज्ञान में स्पष्टीकरण अनुभव आधारित, तथ्यपूर्ण और सीधे स्पष्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। बाकी यहाँ पर लॉजिक और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये गलत हो गया। साइंस इज़ द बेस्ट वे टू नो एवरीथिंग, बस साइंस ही एक बेस्ट वे है अपने एस्पेक्ट्स लाइफ के जानने के लिए, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड प्रीसीड द रेस्ट इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लास इन विच द आइडिया ऑफ एडेप्टेशन इन एनिमल इज टू बी इंट्रोड्यूस टू क्लास 7th स्टूडेंट। एक जांच आधारित कक्षा है जिसमें हमें बताना है कि सबसे पहला चरण कौन सा होगा। देखिए, जांच आधारित कक्षा में सबसे पहले कोई एक्टिविटी कराई जाती है, और अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करा पा रहे हैं किसी टॉपिक पर तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक क्या है, एडेप्टेशन इन एनिमल, कैसे जो जानवर हैं स्थिति के अनुसार जो है वो अपना अनुकूलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीचर डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं देगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक्सप्लोरिंग द स्टूडेंट टू एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ एनिमल विद वेरिड एडेप्टिव फीचर। यहाँ पर टॉपिक को पढ़ाने से पहले क्लास में आकर टीचर ज़रूर ऐसे बहुत सारे उदाहरण देगी कि आपने देखा, अच्छा ये पशु जो है इसके जो फीचर होते हैं उसके आधार पर ये इस तरह से अनुकूलन करना है। इस तरह के उदाहरणों से बच्चों को समूहीकरण करवाना, ये पहला चरण हो सकता है। बाकी देखेंगे एक्सप्लेनिंग द फंक्शन अभी एक्सप्लेन नहीं करेगी। इल्यूसिडेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट, यहाँ पर फिर से थ्योरेटिकल चीज़ आ गई, ये चीज़ें पहले नहीं कराएगी, पहले एग्जाम्पल ही कराएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक स्टडीज। विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सत्य नहीं हो सकता। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दे रिले ओनली ऑन सेंसेशनल डेटा एज द अल्टीमेट एविडेंस। यह निर्णयात्मक परिणामों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों पर निर्भर होता है। देखिए, हमारी जो इंद्रियां देखती हैं जरूरी थोड़ी है वो हर बात सही देखें, तो यहाँ पर यही बात जो है साइंटिफिक स्टडीज़ को लेकर सही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ऑल द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस मे बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग रेशनल थिंकिंग एक्सेप्ट। निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त हैं। देखिए, एनकरेजिंग स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद से क्या होता है, बच्चे जो हैं तर्क संगत जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी। अवॉइडिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज, यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल इश्यूज तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग जो है उसको डेवलप करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही जो है यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कंसल्टिंग रिलायबल एंड लिटरेचर इन साइंस, ये सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन सा कथन यहाँ पर वैज्ञानिक प्रक्रिया की सही व्याख्यान करता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, जो साइंटिफिक मेथड होते हैं ना, इनमें कभी भी, मैंने पहले ही बताया था, साइंस में कभी भी कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं होते हैं। 7 स्टेप प्रोसेस हो गया, टाइम टेस्टेड मेथड होता है, नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, पॉपुलर मेथड जो है रिलाई ऑन हैविली ऑन डेटा, ये भी सही नहीं होगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट प्रोसेस दैट डू नॉट नेसेसरी अकर इन अ सर्टेन सीक्वेंस। याद रखिए, साइंटिफिक मेथड में कभी भी आपके जो निश्चित क्रम है वो नहीं होते, क्योंकि आपके तरीका है, आप कैसे भी उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट डज इन्फरिंग मीन्स इन साइंस। विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइए, बहुत ईजी है, बहुत बार एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन फॉर वैलिड ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया, देखा, उसके बाद जो सही एक्सप्लेनेशन निकल कर आया वही आपका निष्कर्ष होता है। तर्क संगत अवलोकन के लिए स्पष्टीकरण करना, जैसे हमने देखा था कि चीज़ें जो हैं, एक एग्जाम्पल पीछे देखा था कि वो पानी में फ्लोट कर रही थी, तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो पानी में फ्लोट कर रही है, तो वही आपका निष्कर्ष था, इन्फ्रेंस था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इन ऑर्डर टू एनकरेज स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू स्टडी एंड डू साइंस कंफर्टेबली, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। हिंदी में भी देख लेते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझाने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में कौन सी योजना उपयुक्त नहीं है, ये हमको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी। देखिए, तो जब आप ध्यान से देखेंगे ना सारे ऑप्शन, तो आपको दिखेगा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर लिया है,
हम हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं साइंटिफिकली टैलेंटेड स्टूडेंट से, बाकी हम मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो लैक करते हैं किससे, साइंटिफिक एप्टीट्यूड में। तो कहीं ना कहीं हमने हीन भावना जनरेट कर दी, जिससे बच्चे जो हैं वो डर जाएंगे और मतलब बच्चे जो हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे कि जो उच्च अपेक्षा वाले बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा वो कर रहे हैं, ज़्यादा जो है उनको पर ध्यान दे रहे हैं, और जो बच्चे मध्यम दर्जे के हैं उन पर हम उनसे अच्छी अपेक्षाएं जो हैं वो नहीं रख रहे हैं। तो यही जो सेकंड ऑप्शन है वो ही यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ये सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। विच ऑफ द फॉलोइंग विड नॉट बी हेल्पफुल इन असेसिंग स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस। विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए क्या सहायक नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका, बताइए चलिए क्या आंसर होगा, आप सोचिए बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इंश्योरिंग टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बाय स्टूडेंट। कभी भी टाइम बाउंड करके कि बच्चे को ये कहना कि समय पर असाइनमेंट जो है वो सबमिट करो, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाएगा नहीं। तो यही यहाँ पर जो है नेगेटिव पॉइंट है। बाकी एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्वेंट्रीज, जो उसने कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्वेंट्रीज करी हैं, लिसनिंग केयरफुली स्टूडेंट रेस्पॉन्स एंड रिएक्टिंग टू देयर आइडियाज़, ये सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है साइंस में। बाकी बच्चों से ये कहना कि टाइमली अपना असाइनमेंट सबमिट करो, ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा आंसर है। ग्रुप कंपोजिशन विच फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग इफेक्टिवली नीड टू बी। प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए। देखिए समूह कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, समूह में हौच पौच हो जाएगी, उसमें जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो समूह हमेशा छोटा होना चाहिए पहली बात तो, और समूह जो होना चाहिए वो विषम रूपी होना चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो कक्षा होती है उसको अच्छा बनाने के लिए समावेशी कक्षा होनी चाहिए, अलग अलग जो स्थानों के लोग हैं वो वहाँ पर उसमें होने चाहिए। तो कक्षा जो होनी चाहिए, जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए, विषम रूपी होना चाहिए, अलग अलग कंपोजिशन के लोग वहाँ होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। देखिए यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक इंग्लिश की क्लास है, टीचर जो है कि स्टोरी एक्सप्लेन कर रही है कि एक बच्चा जो है वो पानी से रिवर से पानी लेने गया। तो नकुल जो क्लास में बच्चा है वो बीच में वो टीचर को क्या करता है, इंटरवेन करता है और कहता है क्या कि रिवर का पानी पीना सही होगा, क्योंकि वो तो क्या करता है, वो तो प्यूरीफायर का पानी पीता है। तो इस केस में टीचर को क्या करना चाहिए, अध्यापिका को क्या करना चाहिए, जब इस तरह का जो है कक्षा में माहौल आ गया कि टीचर को स्टोरी बता रही थी, उसमें कह रही थी कि एक लड़की जो है पानी लेने के लिए नदी में जाती है। तो नकुल जो क्लास का बच्चा है वो टीचर को टोकते हुए कहता है कि नदी का पानी पीना क्या सुरक्षित है, क्योंकि उसके घर में तो क्या है, प्यूरीफायर है। तो इस केस में टीचर को क्या करना चाहिए, क्या टीचर को उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए दो शुरू के 3 ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। जब मैं ऑप्शन नंबर 4 देखती हूँ ये सबसे सुटेबल होगा। टेल स्टूडेंट टू डिस्कस एंड गिव रीजन व्हाई इट इज़ नॉट टू सेव ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर। तो वहाँ पर बच्चे से ही पूछेगी टीचर, अच्छा बताइए, और फिर डिस्कस करिए और रीज़न भी दीजिए कि नदी का पानी पीना सेफ क्यों नहीं है, क्यों आप प्यूरीफायर का पानी पीते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बेस्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन टीचर अगर पूछेगी तो उससे कहीं ना कहीं जो बच्चा है एक आंसर देगा, और कहीं ना कहीं जो उसकी क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी, और कुछ ना कुछ टीचर वहाँ पर रेस्पॉन्स ज़रूर करेगी। बाकी तीनों ऑप्शन में देखें कि एक काल्पनिक कहानी है, इसे तर्क की तरह ना सोचें। जब भी बच्चा कुछ पूछ रहा है टीचर को आंसर देना ज़रूरी है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। विद्यार्थियों से कहें कि नदी से सीधे पानी पीना सुरक्षित नहीं और कहानी सुनाना जारी रखें, नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए टीचर को, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है तो कहीं ना कहीं टीचर जो है उसी से पूछेगी, फिर वहाँ पर रिप्लाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग सजेशन अबाउट रेमेडियल टीचिंग टू लर्नर। निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मददगार होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। जब हम बच्चे की समस्या पता कर लेंगे तो उसके बाद हम जो रेमेडियल टीचिंग है वो बड़े आराम से कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। अ स्टूडेंट से दैट डाइट सीड ऑफ किडनी बीन, जो राजमा होता है वो डाइट सीड ही तो होती है, आर नॉन लिविंग बिकॉज दे सीम नो मोर अलाइव देन अ हैंडफुल ऑफ पेबल। मतलब जैसे पत्थर होते हैं उनकी तरह ही लगती हैं। व्हाट वुड बी रेस्पॉन्स टू हर
और हिज ऑब्जर्वेशन। एक बच्चा ये कहता है कि जो राजमा के सूखे बीज हैं वो निर्जीव हैं क्योंकि वो एक मुट्ठी भर कंकड़ के समान ही प्रतीत होते हैं। तो इसके अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि बच्चा गलत कह रहा है। देखिए, जब सीड जो होती हैं वो अलाइव नहीं होती, सीड्स आर लाइव, सीड्स अलाइव नहीं होती, सीड्स आर अलाइव मतलब वो जीवित होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो सारी वो प्रॉपर्टी शो करती हैं जो लिविंग में प्रॉपर्टी होती हैं। बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर जीवन की सभी प्रक्रिया जो है उनमें दर्शाने की क्षमता होती है बीजों में। बीजों को जब पानी दिया जाता है तो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, वो पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। तो बच्चे की जो गलत अवधारणा है उसके लिए यही पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा कि टीचर बोलेगी कि बीज जो है वो जीवित हैं। अब जीवित नहीं है, यहाँ पर टीचर भी फिर गलत बता रही, जीवित थे थोड़ी, आज भी हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सुटेबल जो है, उस पर टीचर को यही प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि जो बीज होते हैं वो जीवित होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो अलाइव होते हैं। जब वातावरण सही होता है तो उनमें वो वही सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो जीवित जो जंतु होते हैं वो दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो एनसीएफ 2005 के हिसाब से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है, ये हमको बताना है। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल, पहले ऑप्शन में हमें दिख रहा है यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यूजिंग सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन एज अ टूल टू डिस्कवर वेरीफाइड थ्योरीज प्रिंसिपल, मैंने बता दिया सिस्टमैटिक वे साइंस में नहीं होता, सिस्टमैटिक वे से कोई भी खोज नहीं करी जाती है, योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग नहीं होते हैं। बच्चे जो हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हैं, अगर सही नहीं आती फिर अगला तरीका अपनाते हैं। इसी से कहीं ना कहीं जो उनकी खोज करने की, रिसर्च करने की स्किल है वो डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक लॉ। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्यान करता है। चलिए बताइए। देखिए, जब भी कंपैरिजन होगा ना तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होंगे कि थ्योरीज और लॉ का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये बेटर है, ये उससे हायर स्टेटस है, तो इस तरह के ऑप्शन कभी सही नहीं होते। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। साइंटिफिक लॉ आर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं के आपसी संबंधों की व्याख्यान करते हैं। बिल्कुल, ये साइंटिफिक लॉ का फीचर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखते हैं। अ टीचर पॉजेज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास 7th स्टूडेंट। कक्षा 7 में शिक्षिका यह प्रश्न पूछती है, विच इज़ हैवियर 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन। देखिए, दोनों 1 kg तो हैं। शी फाइंड्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट थिंक्स दैट 1 kg ऑफ आयरन इज हैवियर देन 1 kg ऑफ कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड बी लीस्ट यूजफुल इन एड्रेसिंग दिस आइडिया। तो इस विचार को संबोधित करने के लिए कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी। देखिए, डेफिनेशन देना, डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, तो घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना, ये यहाँ पर कभी भी सही नहीं होगा। आपको पता ही है, जब सीडीपी में भी पढ़ते हैं परिभाषाएं सही नहीं होती हैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। रिसर्च टेल अस दैट चिल्ड्रंस कम टू फॉर्मल साइंस लर्निंग विद मैनी प्रायर आइडियाज दैट डज नॉट मैच विद द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर यही कह रहा है, शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्ण विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। तो इस केस में कौन से विचार के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट टू दीज आइडियाज। यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं होगा, बताइए। 4 ऑप्शन में से पहले भी कराया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही नहीं है। ये आसानी से बदले जा सकते हैं। देखिए, बच्चे जो मन में सोचते हैं उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो समाज में देख कर आते हैं वही सच मानते हैं और उसको बदलना आसान नहीं होता। कभी कभी वो देखकर चीज़ें जो सोच लेते हैं वो गलत होती हैं और वो वही मान लेते हैं, जबकि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, तो उनको बदला जा सकता है। नहीं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यही यहाँ पर सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। व्हाट अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इज द मोस्ट क्रूशियल टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना होगी। यहाँ पर ये हमको बताना है। चलिए बताइए कौन सी होगी। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है। हेल्पिंग स्टूडेंट इन टॉकिंग, थिंकिंग, आर्ग्यूइंग एंड राइटिंग अबाउट साइंस। विज्ञान के विषय में बोलना, सोचना, बहस करना और लिखने के लिए विद्यार्थियों को मदद करना। यही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म जो
समाजवादी सामाजिक और रचनात्मक जो थिंकिंग है उसको प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट हेल्पफुल फॉर असेसिंग द थॉट प्रोसेस और आइडिया ऑफ द साइंस लर्नर। विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे कम मददगार कौन सा होगा, ये हमको बताना है। देखिए यहाँ पर 1-on-1 कन्वर्सेशन, बिल्कुल ये असेसिंग करने में, मूल्यांकन करने में मदद होगा। इंटरव्यूइंग, ये सब भी मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू डिपिक्ट देयर थॉट प्रोसेस, बिल्कुल ये सब भी बाय डायग्राम, इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, ये सब भी सही होता है। बाकी आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ चार्ट, सिंपल चार्ट बता देना, ये यहाँ पर मूल्यांकन के लिए सही तरीका नहीं होगा। तो सबसे कम मददगार यही होगा, क्योंकि चार्ट के बेसिस पर आप बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन साइंस। विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त होगा। देखिए जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा और वो एक्सपेरिमेंट गलत होगा तो कहीं ना कहीं वो परिकल्पना करेगा, तो एक्सपेरिमेंटेशन में ही उसकी जो हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही होगा, या तो वो गलत करेगा या सही करेगा। तो उसकी जो सोच है कि उसने जो सोच लगाई उसको करने में, वो उसकी टेस्टिंग कहाँ हो सकती है, एक्सपेरिमेंटेशन में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, अ स्टूडेंट सेज दैट सब्सटेंसेस सच एज फ्लोर एंड सॉल्ट आर लिक्विड। ये वही बिल्कुल बीन वाले की तरह ही है जो किडनी बीन वाला क्वेश्चन था, कि एक बच्चा ये समझता है कि जो सब्सटेंस होते हैं, आटा वगैरह, सॉल्ट वगैरह, ये लिक्विड होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शेप जो होती है कंटेनर की, उसकी शेप एक्वायर कर लेते हैं। तो उसी को कॉन्सेप्ट को समझते हुए बच्चे ने ये समझ लिया कि जो आटा है और जो सॉल्ट है वो भी क्या होते हैं, लिक्विड हैं। तो इस केस में क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो ये स्टूडेंट क्लेम कर रहा है, विद्यार्थी के इस दावे पर क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए टीचर को, यहाँ पर हमको आंसर देना होगा। देखिए एक तो टीचर जो बच्चा है यहाँ पर गलत अवधारणा है, क्योंकि हमको पता है फ्लोर और सॉल्ट जो होते हैं, जो आटा और नमक होते हैं, वो हमारे लिक्विड द्रव नहीं होते, वो आपके ठोस ही होते हैं, तो वो लिक्विड नहीं है। अब ए मटेरियल दैट इज लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इन विच इट पोर। ये तो लिक्विड का फीचर होता है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि इस बेसिस पर हम ये कह देंगे कि जो ये दोनों हैं ये लिक्विड हैं। देखिए ये वही चीज़ आ गई कि बच्चे जो देखते हैं वही मान लेते हैं। ठीक है, बच्चों ने ये देखा कि वो शेप ऑफ कंटेनर एक्वायर कर लेते हैं, उन्होंने वही मान लिया, उन्होंने उसको लिक्विड मान लिया, बट असल में वो क्या है, वो सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही व्याख्यान कर रहा है। दे आर सॉलिड बिकॉज इवन दो द होल मास ऑफ tiny grain of flour or salt does not have a definite shape, each individual grain has। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है भले ही चाहे वो सारे सब मिलाकर उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, लेकिन एकल कण का जो है एक निश्चित आकार होता है। एक सिंगल पीस ऑफ सॉल्ट, एक सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉल्ट जो है, या एक सिंगल पार्टिकल ऑफ जो फ्लोर है, उसकी एक डेफिनेट शेप है। भले ही चाहे वो सब मिलाकर नहीं हो रही हो, लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टिकल की जो ग्रेन का है उसकी एक जो शेप है वो होती है, तो इसलिए वो सॉलिड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर टीचर का बेस्ट आंसर होगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी इसमें कह रहा है, फिर से कह रहा है कि द्रव पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये गीला करने पर गुणधर्म नहीं दर्शाते, ये तरल हैं, ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर बेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन प्रोवाइड द मोस्ट मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्न में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकरण की अवधारणा का सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान करती है, ये हमको बताना है। देखिए बेस्ट थिंग होगी जब हम उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दें या कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे बच्चे डायरेक्ट समझ जाएं। तो अगर मैं 4 ऑप्शन में देखूँ तो चार्ट, एनिमेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन को हटा दें तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द लर्नर। यहाँ पर हम क्या करें, शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकरण का अवलोकन। बच्चे प्रकाश का प्रकरण जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो सबसे मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये जो 100वां क्वेश्चन है ये 1 जनवरी तक के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे 21 दिसंबर से 21, 22, 23, 24, उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31 और 1 जनवरी। तो 1 जनवरी तक के सारे क्वेश्चन हमने पेडागोजी के देख लिए हैं। एक क्लास और आएगी जिसमें आपके
3 जनवरी से, 2 जनवरी को तो पेपर हुआ नहीं था, 3 जनवरी से 21 जनवरी के क्वेश्चन पेडागोजी के देख लेंगे। तो कुल मिलाकर 2 क्लास में आपके सारे पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम। निम्न में से कौन सा रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं। देखिए रचनावादी कक्षा में, जब भी रचनावादी कक्षा की बात होगी तो उसमें हम बच्चों से एक्टिविटीज़ कराएंगे, बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों से चीज़ें करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। वो सारी चीज़ें जो होती हैं रचनावादी कक्षा को होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम में होता है। स्टूडेंट डिस्कसिंग वेरियस विद, डिस्कशन वगैरह जो होता है ये कंस्ट्रक्टिविज्म में ही आता है, रचनावादी में ही आता है। टीचर इग्नोरिंग स्टूडेंट एररनेस रिस्पॉन्स, देखिए यही यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स में हो जाएगा। शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। देखिए जो त्रुटिपूर्ण उत्तर हैं बच्चों के, अगर टीचर उनको अनदेखा कर देगा तो बच्चे की जो समझ है वो कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगी। बच्चा हमेशा डाउट में ही रहेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं रचनावादी क्लासरूम को नहीं दर्शाता, क्योंकि जो गलतियाँ हैं उन पर डिस्कशन होगा, बहस होगी, डिबेट होगी, कहीं ना कहीं हम एक निष्कर्ष पर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। कि फील्ड ट्रिप पर कन्वर्सेशन कर रही है, वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का जो है पार्ट हो गया। प्लानिंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं, वो भी आपकी जो है रचनावादी विज्ञान कक्षा का ही पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 100 क्वेश्चन देख लिए हैं जो 1 जनवरी तक के सारे कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल से बने रहें। लास्ट तक एग्जाम मुझे पता है बिल्कुल पास आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं सारी चीज़ें आपको रैप अप करा दूंगी और बहुत अच्छा स्कोर जो है आप सीटेट साइंस में करेंगे।